आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 161। ये संख्या दूसरी पार्टी से लगभग 3 गुना थी। इसका वजन भी ओरिजिनल से लगभग 3 गुना था। जब दोनों को मिलाया गया तो ज़ू वयांग की दाव बिगिनिंग ट्रू क्यूई की पावर उसी लेवल के एक इम्मोर्टल कल्टीवेटर से लगभग 10 गुना थी। दूसरे शब्दों में, उसी लेवल के एक इम्मोर्टल कल्टीवेटर को ज़ू वयांग की ट्रू क्यूई के एक छोटे से हिस्से को हराने के लिए ज़ू वयांग से 10 गुना ज़्यादा ट्रू क्यूई का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे हालात में ज़ू वयांग का ताकतवर न होना नामुमकिन था। वह अपने साथियों से इस हद तक आगे निकल सका, इसका कारण स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट के साथ दाव में एंट्री करने का आशीर्वाद था। दूसरा, ये दाव बिगिनिंग जेड बुक से मिले फायदे थे। तीसरा, यह एक बेदाग दाव फाउंडेशन का फायदा था। सभी तरह के फायदों के कॉम्बिनेशन ने ज़ू वयांग की ताकत और लड़ने की ताकत को उसी लेवल के लोगों से कहीं ज़्यादा बना दिया। दोनों का जिक्र एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। एक ही कल्टीवेशन लेवल के कल्टीवेटर ज़ू वयांग के सामने असल में बेकार थे। बढ़ती हुई अजीब शक्ति अभी भी आगे बढ़ रही थी। ज़ू वुआन ने अपनी पूरी ताकत से डाओ बिगिनिंग जेड बुक को घुमाया और लगातार इन अजीब शक्तियों को एब्जॉर्ब किया। डाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई तेजी से क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के 5वें लेवल की लिमिट तक फैल गई। ज़ू वानवान ने छठे इम्मोर्टल मेरिडियन को रिफाइन और बेहतर बनाने के लिए थोड़ी देर रुका। ये कन्फर्म करने के बाद कि यह ज़्यादा और मजबूत प्राइमोडियल डाओ ट्रू क्यूई को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसने बॉटलनेक को तोड़ना शुरू कर दिया। पीएफएफ बॉटलनेक के टूटने की आवाज़ के साथ ज़ू वुआन की ताकत एक दायरे को पार करके एक नए स्टेज पर पहुंच गई। इस समय प्राइमोडियल डाओ ट्रू क्यूई भी 600 मीटर के रेडियस तक फैल गई। ऑरा रिफाइनिंग दायरे का छठा लेवल। जब तक वह ची रिफाइनमेंट दायरे के बीच के स्टेज के आखिरी दायरे को तोड़ पाता, इसका मतलब था कि ज़ू वानवान ची रिफाइनमेंट दायरे के आखिरी स्टेज में कदम रख चुकी थी, जो ज़ू वानजी के लेवल पर एक अमर साधक होने के बराबर था। ज़ू वानजी ने बड़ी मुश्किल से 9वीं ची लेयर तक साधना करने में 100 साल से ज़्यादा लगाए थे। लेकिन ज़ू वानवान ने पहली ची लेयर की रुकावट को तोड़ने और छठी ची लेयर में कदम रखने में सिर्फ लगभग 1 महीने का समय लगाया था। अगर ज़ू वानजी को इस बारे में पता चलता तो वह सोचता कि वह क्या सोचेगी। हालांकि भले ही ज़ू वानजी ने झूठ बोला कि उसे इस लेवल तक पहुंचने में कई साल लग गए, फिर भी वह बहुत शर्मिंदा थी। जब वह 17 साल की थी तब भी वह दूसरी ची लेयर पर थी। ज़ू वुआन की तुलना में ये सिर्फ 10 गुना या 100 गुना बुरा नहीं था। दोनों बिल्कुल भी एक ही लेवल पर नहीं थे। इसके अलावा ज़ू वुआन एक अमर साधक था जिसने मार्शल आर्ट के जरिए इस रास्ते पर कदम रखा था। आम अमर साधकों की तुलना में मुश्किल 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा थी। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ची रिफाइनमेंट दायरे के छठे लेवल तक पहुंच गया। आपको 30 ब्रेकथ्रू स्टोन मिले हैं। छठी ची लेयर तक पहुंचने के बाद उसे कुल 30 ब्रेकथ्रू स्टोन मिले थे। ज़ू वुआन की ताकत में 15 ब्रेकथ्रू स्टोन ज़बरदस्ती डाले गए, जो ज़ू वुआन के लिए छठी ची लेयर पर अपनी ताकत को स्थिर करने और थोड़ा आगे बढ़ने के लिए काफ़ी थे। शुद्ध और मजबूत दाव बिगिनिंग ट्रू ची के असर में ज़ू वुआन की स्किन, मसल्स, हड्डियां और अंग गहरे लेवल की टेम्परिंग और सुधार पाने के बाद वह और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया। साथ ही यह ज़ू वुआन के मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर सकता था और जाहिर है उसकी उम्र लंबी होती। एक मेडिटेशनल कल्टीवेटर आमतौर पर 150 साल से ज़्यादा यानी करीब 200 साल तक जी सकता है, लेकिन ऐसा मेडिटेशनल लेवल के ग्रेट सर्कल तक पहुंचने के बाद ही हो सकता है। लेकिन हालांकि ज़ू वुआन ऑरा रिफाइनिंग दायरे की छठी लेयर पर सिर्फ एक कल्टीवेटर था, अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ उसके लिए 200 साल तक जीना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कुछ तो छोड़ ही दें, सिर्फ ये पॉइंट ही उस समय से कहीं बेहतर था जब ज़ू वुआन धरती पर था। हालांकि ज़ू वानवान धरती पर एक फिटनेस एक्सपर्ट थी, लेकिन वह ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल के करीब जी सकती थी। उसकी तुलना आज से कैसे की जा सकती है? लोअर डेंटियन को भी प्रिमोडियल डाओ ट्रू क्यूई से पोषण मिला और बेहतर बनाया गया, जिससे वह ज़्यादा मजबूत हो गया और ज़्यादा प्रिमोडियल डाओ ट्रू क्यूई को एडजस्ट करने में सक्षम हो गया, जिससे ज़ू वुआन का रिजर्व वेयरहाउस और भी ज़्यादा हो गया। सभी ब्रेकथ्रू स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने और ऑरा रिफाइनिंग दायरे के छठे लेवल पर अपनी ताकत को स्टेबल करने के बाद ज़ू वुआन की ओवरऑल ताकत ब्रेकथ्रू से पहले के मुकाबले कम से कम 2 गुनी बढ़ गई थी। अपनी अभी की ताकत से वह आसानी से 7वें क्यूई लेयर के आम कल्टीवेटर्स को दबा सकता था और पूरे दायरे के दुश्मनों से लड़ सकता था। अगर वह अलग अलग इम्मोर्टल मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स और स्पेल के फायदे जोड़ लेता तो ज़ू वुआन को यह भी भरोसा था कि वह 8वें या 9वें क्यूई लेयर पर भी इम्मोर्टल कल्टीवेटर से लड़ सकता था। कम से कम 9वें क्यूई लेयर का कल्टीवेटर ज़ू वुआन को नहीं मार सकता था, लेकिन ज़ू वुआन के लिए उसे मारना स्वर्ग में चढ़ने जितना मुश्किल होगा। नौजहाओ कंट्री के रिसोर्स और दौलत से वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ू वयांग की ताकत को ऑरा रिफाइनिंग दायरे के छठे लेयर तक बढ़ा सकते थे। ज़ू वयांग असल में उन सभी प्रोजेक्ट्स पर आ गया था जिनसे बहुत सारे ब्रेकथ्रू स्टोन्स कमाए जा सकते थे। बाकी स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो उसने नहीं किए थे, उनमें से हर एक से ज़ू वयांग को जो ब्रेकथ्रू स्टोन्स मिल सकते थे वे बहुत कम थे।
यह उससे बहुत दूर था जो जू वुयान को माइरियड इंसेक्ट वैली के 100 पॉइजन सेक्ट में जाने से मिला था। इसके अलावा नाइन झाओ नेशन के पास कोई ऊंचे लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक या स्पेल नहीं थे। जू वुयान के लिए उन इमोर्टल मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक को बेहतर बनाना बहुत मुश्किल था जिनमें उसने मास्टरी हासिल की थी। जेड बुक ऑफ डाओ बिगिनिंग ऊपरी हिस्सा में कुछ बहुत ही आम स्पेल थे और इसका मेन कंटेंट अभी भी कल्टीवेशन टेक्निक ही था। हालांकि जू वानजी जू वानवान को कुछ स्पेल और वैसी ही चीज़ें सिखा पाया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। जू वानजी उन सभी को आसानी से सीख सकता था। अगर वह सीखना और बेहतर करना जारी रखना चाहता था तो उसे 100 पॉइजन सेक्ट में जाना होगा। जब पता चला कि जियू झाओ देश अब ज़्यादा कीमती नहीं रहा तो जू वुयान ने उसके जाने के बाद के इंतज़ामों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस समय जू वुयान को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि उसके पास धर्म बदलने के बाद बची हुई करीब 200 रखेलें थीं। अगर जू वुयान चला जाता तो उसे ज़रूर गद्दी छोड़नी पड़ती। उसकी जगह लेने वाले को उसकी रखेलों की रक्षा करनी आती थी। जू वुयान ने ध्यान से एक राजकुमारी को अपने बाद चुना और उसके जाने के बाद उसे नाइन झाओ देश की गद्दी पर बिठाया। इस औरत की पर्सनैलिटी नर्म और उदार थी और वह खून की प्यासी नहीं थी। वह नाइन झाओ देश की रक्षा कर सकती थी और रखेलों का अच्छे से ख्याल रख सकती थी। इसके अलावा जब तक जू वुयान जिंदा था जियू झाओ देश में कोई भी उसकी रखेलों को छूने की हिम्मत नहीं करता था। नहीं तो जू वुयान के गुस्से का सामना कौन कर सकता था। इस राजकुमारी ने जू वुयान की भी कुछ बार मदद की थी जब वह परेशान था। हालांकि यह बस एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन यह उसके कैरेक्टर को दिखाने के लिए काफ़ी थी। अपनी रखेलों का इंतज़ाम करने के बाद जू वुयान ने असली मालिक की मां के परिवार का इंतज़ाम किया। ये लोग असली मालिक के लिए अच्छे थे और पावर के लालची लोग नहीं थे। जू वुयान ने उन्हें ज़मीन का एक टुकड़ा दिया ताकि वे भविष्य में ताइपिंग जुनवांग बन सकें। शाही परिवार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े उसके भरोसे के लायक थे। जू वुयान ने भी अलग इंतज़ाम किए। मेहरबानी और बदला चुकाना जू वुयान का आम स्टाइल था। सब कुछ इंतज़ाम करने के बाद आधा महीना और बीत गया। एक धूप वाली सुबह जू वानवान चुपचाप जू वानजी के पीछे पीछे इंपीरियल पैलेस और मून कैपिटल से निकलकर 10,000 इंसेक्ट वैली की ओर भागा जो 10,000 मील दूर थी। जब वे मून कैपिटल से बाहर निकले और धूप में चमकते मून कैपिटल को देखा तो जू वुयान थोड़ा इमोशनल हो गया और धीरे से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे उम्मीद थी कि 100 ज़हरों के ग्रुप की इस ट्रिप में उसे वह मिल जाएगा जो वह चाहता था। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि जू वानजी की बातें भरोसे लायक नहीं थीं? क्या सिर्फ झंडे की वजह से? हालांकि जू वुयान को इस शानदार पुरानी राजधानी के बारे में अच्छी जानकारी नहीं थी। आखिर जब से वह यहाँ आई थी उसके पास ज़्यादातर समय अपने बेडरूम में छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसकी जान कभी भी खतरे में थी। लेकिन जू वुयान को अब भी अचानक जाने में बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। वह उन खूबसूरत औरतों से अलग नहीं हो सकती थी जो देशों को गिरा सकती थी, उन अजीब दरबारियों से अलग नहीं हो सकती थी और अपने हाथों में ताकत होने का एहसास नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन जू वुयान ये भी जानता था कि यह थोड़ी सी ताकत उसके पास मौजूद ताकत के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। जब तक उसकी ताकत काफ़ी मजबूत थी वह सोच से परे ताकत और दौलत को कंट्रोल कर सकता था। इसलिए जू वुयान जानता था कि क्या चुनना है। उसने अपने पिछले जन्म में हीरो की कब्र को नर्म जगह पर बनाने के नियम के बारे में बहुत सुना था, लेकिन धरती पर अपने पिछले जन्म में वह सिर्फ सुन सकता था। कोई भी जू वुयान से उसके पिछले जन्म में ऐसी बातें नहीं कहता। वह तो बस एक आम नागरिक थी। वह नर्म कैसे हो सकती है? हीरो की कब्र के बारे में तुम किस पर हंस रहे हो? मून कैपिटल में इतने लंबे समय तक रहने के बाद क्या तुम अब भी अचानक जाने में थोड़ा हिचकिचा रहे हो? जू वानजी खुद को रोक नहीं पाए और बोली, अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो। अमर साधना का रास्ता अपनी मर्जी से करने से बेहतर है। इस तरह इसे समझना आसान है। जू वानजी की उम्मीद भरी नज़रों को देखकर जू वुयान ने अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जो करना था वह मैंने पहले ही कर लिया है। अब और रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो माइरियड इंसेक्ट वैली और 100 पॉइजन सेक्ट चलते हैं। ये भी अच्छा है। जू वानजी की बातों में थोड़ी निराशा थी। सच कहूँ तो उसे पूरी उम्मीद थी कि जू वानवान कुछ और समय के लिए रुकेगा, भले ही इससे उसे कुछ और समय तक तकलीफ हो। लेकिन जब तक जू वानहाओ को एक और एहसास होता वह शायद क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के आखिरी स्टेज तक पहुंच सकता था। क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के आखिरी स्टेज में एक 17 साल का होनहार लड़का और जिसने मार्शल आर्ट्स के जरिए दाव में एंट्री की थी, कोई सोच सकता था कि जब वह उसे 100 पॉइजन सेक्ट में लाएगा तो कैसा हंगामा होगा। जू वानवान को बाहर निकालने वाली तीसरी बड़ी आंटी होने के नाते जू वानजी को एक बड़ा इनाम मिलना तय था। इन इनामों की तुलना में कुछ और समय तक दुनिया में रहने में कोई बुराई नहीं थी। 1 महीने पहले की बात सोचें तो जू वानजी अब भी चाहते थे कि जू वुयान जल्द से जल्द चले जाएं। लेकिन अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और जू वानजी के विचारों में एक बड़ा बदलाव आया था।
अपनी तेजी से उन्हें नाइनझाओ देश छोड़कर दूसरे सेक्युलर राजवंश में जाने में बस कुछ ही दिन लगे। ये सेक्युलर राजवंश 100 पॉइजन सेक्ट का नहीं था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उनकी ताकत के कारण इस राजवंश में कोई भी उन्हें धमका नहीं सकता था। रास्ते में जू वानजी जू वानवान को इस सेक्युलर राजवंश की रक्षा करने वाले अमर साधकों से भी मिलवाने ले गए। दूसरे पक्ष की ताकत सिर्फ छठी क्यूई लेयर पर थी, जो राजवंश की रक्षा करने वाले अमर साधकों की सामान्य ताकत थी। जू वानजी जैसे लेट की लेयर के बड़े आदमी के लिए सेक्युलर राजवंश की रक्षा करना बहुत कम होता था। जैसे जैसे वे 10,000 इंसेक्ट वैली के करीब पहुंचते गए, जू वानजी ने और बातें करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे पोते, जब तुम 10,000 इंसेक्ट वैली में 100 पॉइजन सेक्ट में पहुंचोगे तो तुम्हें अपना टैलेंट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना होगा। तभी तुम पुरखों और परिवार से ज़्यादा रिसोर्स पा सकोगे, चाहे वह रोज़ाना की साधना के लिए ज़रूरी स्पिरिचुअल गोलियां हों, अमर साधना के तरीके और सीक्रेट टेक्निक जिन्हें समझा जा सके, रहने का माहौल। तुम आम अमर साधकों से कहीं बेहतर होगे, और दोनों का जिक्र एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। इस तरह तुम जल्द से जल्द मेडिटेशनल लेवल की बेड़ियों में कदम रख पाओगे और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक आगे बढ़ पाओगे, जिससे तुम्हारी उम्र लगभग 300 साल हो जाएगी। मैं इसे एक बार फिर दोहराऊंगा। एक बार जब आप 100 पॉइजन सेक्ट में आ जाते हैं तो आपको अपने टैलेंट की वजह से टारगेट किए जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जू क्लैन ऐसे लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। जहाँ तक दूसरे जेन क्लैन और न्यूट्रल कल्टीवेशन पावर्स की बात है, वे भी हमारे जू क्लैन के प्रोडिजीज से निपटने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए आपको बस अपनी ताकत पूरी तरह से दिखानी होगी, तभी आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप घमंडी नहीं हैं तो आप अपनी जवानी बर्बाद कर रहे होंगे। इतना लोकी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 पॉइजन सेक्ट जू रॉयल फैमिली नहीं है, और हमारे पूर्वज वह बेवकूफ़ जू ज़ेनवू नहीं हैं। आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से कोई आपको टारगेट नहीं करेगा। आपको बस जी भरकर दिखावा करना है, तभी आप काफ़ी कल्टीवेशन रिसोर्स पा सकेंगे। उद्धरण चिन्ह ... हालांकि वह जू वानजी की सच्ची सीख से काफ़ी प्रभावित हुआ था, लेकिन जू वुआन एक ही सोच वाला नौजवान नहीं था जो आसानी से गुस्सैल हो जाए। दो जिंदगी जीने के बाद उसे दुनिया की एक मैच्योर समझ थी। चाहे वह दुनिया को देखने का उसका नज़रिया हो या उसके मूल्य, वह किसी भी बड़े से कम नहीं था। इसलिए जू वुआन इस उसूल को अच्छी तरह जानता था कि किसी बेगुनाह आदमी के पास खजाना होने पर उसे सज़ा मिलेगी। भले ही जू परिवार अंदर से ठीक ठाक हो, जू वुआन अपनी पूरी नेचुरल टैलेंट नहीं दिखाएगी। असल में वह उसका बस एक छोटा सा हिस्सा या 10वां हिस्सा ही दिखाएगी। इसके अलावा जू वानहाओ ने अभी भी कंसील्ड इमोर्टल मस्टर्ड की साधना बंद नहीं की थी। इस दौरान उसने कुछ कंसील्ड ड्रैगन मस्टर्ड की शक्ति को और भी मजबूत बनाते हुए कुछ कंसीलमेंट स्पेल को समझा और मिलाया था। जू वानहाओ को यह भी भरोसा था कि वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए इमोर्टल मस्टर्ड को छिपाया गया था, और सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। आखिर अगर उसे कोई शक नहीं होता तो जू वुआन की साधना की तरक्की बहुत हैरान करने वाली होती। जू वुआन हमेशा इसे एपिफनी से नहीं समझा सकता था, है ना? अगर उसे बहुत ज़्यादा एपिफनी होती तो इससे शक भी होता, खासकर उन ऊंचे लेवल के अमर साधकों को। इसलिए जू वुआन को अपनी ताकत छिपानी पड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा उसे भविष्य में अपनी ताकत के बढ़ने को जानबूझकर दबाना नहीं पड़ता, जैसा उसने क्राउन प्रिंस पैलेस में किया था। लेकिन सच कहूं तो हालांकि जू वुआन क्राउन प्रिंस पैलेस में जानबूझकर अपनी ताकत के बढ़ने को दबा रही थी, लेकिन अलग अलग इत्तेफाक और खास मुलाकातों में जू वुआन ने न सिर्फ अपनी ताकत में अचानक हुई बढ़ोतरी को दबाया, बल्कि उसने हमेशा से कई गुना तेजी से ब्रेक थ्रू पॉइंट भी कमाए। ये खुद को ज़्यादा समझने का एक क्लासिक मामला था, लेकिन जब कोई इन्हें दायरे में अजेय बनने के बाद पीछे मुड़कर देखता तो उसे एहसास होता कि ताकत का तथाकथित दमन असल में एक इत्तेफाक था। दुनिया की किस्मत के रहस्य सच में हैरान करने वाले थे। जू वुआन को ऐसी चीज़ होने की उम्मीद नहीं थी। जू वानजी की टीचिंग जारी रही। उसने जू वुआन को 100 पॉइजन सेक्ट की स्थिति और अलग अलग नियमों के बारे में डिटेल में समझाया ताकि जू वुआन पहले से मेंटली तैयार हो सके और 100 पॉइजन सेक्ट में बेहतर तरीके से घुल मिल सके। कभी कभी जू वानवान उससे उन चीज़ों के बारे में पूछती जिनमें उसकी दिलचस्पी होती थी। जू वानजी असल में उसे ये चीज़ें समझाती थी। जब तक कि यह 100 पॉइजन सेक्ट के रहस्यों से जुड़ा न हो, जू वानजी लापरवाही से बात नहीं करती थी। उसने जू वानवान के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। समय तेजी से बीतता गया और वे 10,000 इंसेक्ट वैली के और करीब आते जा रहे थे। भतीजे, याद रखना तुम्हारी परदादी ने तुमसे क्या कहा था। हम 1 घंटे में 100 पॉइजन सेक्ट में जा पाएंगे। मैं तुम्हें ग्रेट एल्डर से मिलवाऊंगी। मैंने तुम्हारी जानकारी पहले ही 100 पॉइजन सेक्ट को भेज दी है। सब तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। जू वानजी जू वुआन को फिर से याद दिलाए बिना नहीं रह सका। जब हम ग्रेट एल्डर से मिलेंगे तो हमें खुद को दिखाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तभी हमें बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता है।
फिर से झंडा फहराओ। जू वयांग को एक बुरा शक हुआ था। 10,000 इंसेक्ट वैली साउथ वाइल्डरनेस की गहराई में 100,000 माउंटेन्स में थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ हजारों जहरीले कीड़े तबाही मचा रहे थे। आम लोगों का अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। अगर वे 10,000 इंसेक्ट वैली की गहराई में जाना चाहें तो सबसे अच्छे ज़ियानिटियन एक्सपर्ट्स के बचने की उम्मीद बहुत कम होती थी। कोई सोच सकता है कि यह जगह कितनी खतरनाक थी। सिर्फ सच्चे अमर साधक ही आज़ादी से अंदर बाहर जा सकते थे, लेकिन अगर वे 10,000 इंसेक्ट वैली की गहराई में घुस भी जाते तो भी वे 100 पॉइजन सेक्ट को नहीं ढूंढ पाते। 100 पॉइजन सेक्ट 10,000 इंसेक्ट वैली के अंदर गहरी बनावट की परतों में था। या यूं कहें कि 10,000 इंसेक्ट वैली 100 पॉइजन सेक्ट की कुदरती रुकावट थी जो आम लोगों को अंदर जाने से रोकती थी। सिर्फ अमर साधक ही 100 पॉइजन सेक्ट के पास जा सकते थे। लेकिन 100 पॉइजन सेक्ट के टोकन और कम्युनिकेशन के तरीके के बिना एक ऑफिशियल इमोर्टल कल्टीवेटर भी 100 पॉइजन सेक्ट में एंटर करने के लायक नहीं था। सदर्न वेस्टलैंड में एक मीडियम साइज के सेक्ट के तौर पर 100 पॉइजन सेक्ट की भी एक गोल्डन कोर रखवाली कर रहा था। आम इमोर्टल कल्टीवेटर उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। डाओ चू ट्रू क्यूई से अपने शरीर की सुरक्षा करते हुए जूवोवान और जूवानजी जहरीले कीड़ों से भरी झाड़ियों, पेड़ों और नालों से ऐसे गुजरे जैसे वे सपाट जमीन पर चल रहे हों। वे एक ऊंची चट्टान के सामने पहुंचे। जू वयांग की अचीवमेंट्स की वजह से उसे हल्का सा एहसास हो रहा था कि इस चिकनी चट्टान पर कुछ और भी है। सबको लगा कि यह 10,000 इंसेक्ट वैली की गहराई है और वहां और कोई जगह नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि चट्टान के ऊपर आसमान तक जाने का रास्ता है। जू वानजी हंसा और अपना आइडेंटिटी टोकन निकाला। एक हरी रोशनी निकली और चट्टान पर गिरी। जैसे ही हरी रोशनी फैली, चट्टान पर अमर धुंध से ढका एक रास्ता दिखाई दिया। जू वानजी ने अपनी उंगली से इशारा किया, भतीजे मेरे पीछे आओ। हमारा 100 पॉइजन सेक्ट चट्टान के पीछे है। इसका रेडियस 100 मील है और यह आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल क्यूई वाली जगह है। ठीक है, जू वानजी मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह जू वानजी के पीछे रास्ते पर ऊपर चला गया। उसने जू वानजी को यह नहीं बताया कि उसे चट्टान की दीवार पर रास्ते की जगह का पहले से ही थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था। जू वानजी को यह नहीं पता था कि जब जू वुआन मून कैपिटल में था तो वह न सिर्फ मार्शल आर्ट्स के जरिए और रिफाइनिंग दायरे के छठे लेवल तक पहुंच गया था, बल्कि उसने मौत की दुनिया के एरे डाओ को भी परफेक्शन के शिखर तक पहुंचा दिया था। वह एक सच्चा एरे अप्रेंटिस बनने से सिर्फ आधा कदम दूर था। जू वानजी ने जू वानजी को जो बताया था उसके अनुसार मौत की दुनिया में एरे मास्टर्स को कल्टीवेशन की दुनिया में पहचान नहीं थी। उन्हें आमतौर पर मॉर्टल एरे मास्टर्स कहा जाता था। नीचे से ऊपर तक वे मॉर्टल एरे अप्रेंटिस, लो ग्रेड मॉर्टल एरे मास्टर, मिडिल ग्रेड मॉर्टल एरे मास्टर, हाई ग्रेड मॉर्टल एरे मास्टर और टॉप ग्रेड मॉर्टल एरे मास्टर थे। जू वुआन एक टॉप नॉच मॉर्टल एरे मास्टर थे और कल्टीवेशन की दुनिया में एरे मास्टर अप्रेंटिस कहलाने के लायक नहीं थे। सिर्फ कल्टीवेशन की दुनिया में एरे मास्टर्स ही मॉर्टल शब्द हटाने के लायक थे। मौत के एरे मास्टर्स के पीक से ऊपर कल्टीवेशन की दुनिया के एरे फॉर्मेशन अप्रेंटिस थे। इस समय जू वानहाओ को कल्टीवेशन की दुनिया में एरे फॉर्मेशन अप्रेंटिस भी नहीं माना जा सकता था। कोई सोच सकता है कि मौत की दुनिया में एरे फॉर्मेशन का रास्ता कल्टीवेशन की दुनिया के एरे फॉर्मेशन के रास्ते की तुलना में कितना ज्यादा खराब था। जहां तक तथाकथित लोहारों और कीमियागरों की बात है तो दुनियावी दुनिया और साधना की दुनिया के बीच भी बहुत बड़ा अंतर था। दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती थी। जो लोग सौ जहर संप्रदाय के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के तौर पर खड़े होने के काबिल थे, वे कम से कम लो लेवल के कवच थे। उन्हें लो लेवल आध्यात्मिक कवच भी कहा जा सकता था। सिर्फ लो लेवल आध्यात्मिक कवच के मास्टर ही लो लेवल आध्यात्मिक कवच बना सकते थे। एक लो लेवल स्पिरिचुअल एरे की पावर इतनी ज्यादा थी कि वह एक परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को भी मार सकती थी और एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को फंसा सकती थी। कोई सोच सकता है कि यह कितना पावरफुल था। जू वानवान ने भी जू वानजी को एरे फॉर्मेशन में अपनी कल्टीवेशन के बारे में नहीं बताया। यह एक और ट्रम्प कार्ड था जो जू वानवान ने अपने पास रखा था। अगर जू वानजी को इस बारे में पता चलता तो वह बहुत डर जाती। एक लंबे रास्ते से चलने के बाद जू वयांग को रास्ते में अपने आसपास के खतरों के साथ साथ जासूसी करने वाली नज़रों का भी हल्का फुल्का एहसास हो रहा था। जैसे ही उन्हें पता चला कि जू वानजी और जू वानवान दुश्मन हैं, रास्ते के आसपास से तुरंत एक भयानक हमला शुरू हो गया। शायद एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। कुछ मिनट चलने के बाद वे दोनों एरे वाले रास्ते से बाहर निकले। उनकी नज़र सैकड़ों मील तक फैली एक पहाड़ी रेंज पर पड़ी। यह एरे फॉर्मेशन की लेयर्स में छिपा हुआ था और इंसानों को इसके बारे में पता नहीं था। लगभग 100 मील के रेडियस वाली यह माउंटेन रेंज थोड़ी छोटी लगती थी, नाइन झाओ नेशन के साइज का 10वां हिस्सा भी नहीं।
लेकिन ये जानना ज़रूरी था कि यहाँ स्वर्ग और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहरी दुनिया से कई गुना ज़्यादा थी, और यहाँ अलग अलग स्वर्ग और दुनियावी खजानों की संख्या बाहरी दुनिया से 10 या 100 गुना ज़्यादा थी। इसके अलावा 100 मील के रेडियस वाली यह माउंटेन रेंज अमर स्पिरिचुअल एरे से घिरी हुई थी। चाहे कितने भी आम इंसान हो, वे इस जगह को तोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ घुसना तो नामुमकिन था। अगर एरे फॉर्मेशन बनाने में मुश्किल न होती तो 100 पॉइजन सेक्ट के लिए अपनी ताकत से 1000 मील या 10,000 मील के रेडियस तक फैलना नामुमकिन नहीं होता। फूलों और ताज़ी हवा से भरे 100 पॉइजन सेक्ट को देखकर जू वुवान के चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि धरती पर सुनसान और जहरीले पहाड़ों में ऐसा स्वर्ग होगा। नाइन झाओ कंट्री की तो बात ही छोड़िए, धरती पर भी जू वयांग ने इतना सुंदर नज़ारा कभी नहीं देखा था। तो ये हमारा 100 पॉइजन सेक्ट है और हमारे जू क्लैन की नींव भी। स्वर्ग और धरती की स्पिरिचुअल क्यूई काफ़ी ज़्यादा है ना? जू वानजी ने लगातार पहाड़ों की ओर इशारा किया और जू वुवान को देखकर मुस्कुराया। ये धरती पर स्वर्ग है, इसकी कोई बराबरी नहीं। जू वुवान ने सिर हिलाया। बाद में मैं तुम्हें हमारे जू कबीले के ग्रेट एल्डर से मिलवाऊंगा। ग्रेट एल्डर परफेक्टेड फाउंडेशन बिल्डिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। तुम्हें उनके सामने घमंड नहीं करना चाहिए। जू वानजी ने उसे गंभीरता से याद दिलाया, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो। हालांकि ग्रेट एल्डर थोड़े सीरियस हैं, लेकिन वे एक अच्छे इंसान हैं। उन्हें नई पीढ़ी को गाइड करना पसंद है। तुम बहुत टैलेंटेड हो। ग्रेट एल्डर तुम्हारे लिए एक अच्छे घर का इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। ट्रीटमेंट उसी लेवल के लोगों से कहीं बेहतर होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें खुद को जितना हो सके दिखाना होगा और कुछ भी नहीं छिपाना होगा। तभी तुम्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। जू वानजी ने जू वयांग को अनगिनत बार याद दिलाया था। साफ था कि उसे अब भी चिंता थी कि जू वयांग, जो खुद को छिपाने की आदी थी, अपना सारा टैलेंट नहीं दिखाएगी और उसे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जू वुवान ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह समझ गई है। आगे वह ऐसा करेगी या नहीं, यह उसे नहीं पता था। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम की मदद से जू वुवान के शानदार टैलेंट और काबिलियत के साथ अगर कोई बेवकूफ़ सच में पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता तो उसे भी पता चल जाता कि कोई प्रॉब्लम है। उस समय जू कबीले के पुरखे भी जू वयांग पर छिपे बड़े राज को ज़रूर जानना चाहते थे। इसलिए जू वयांग जू वानजी की बातें तभी सुनता था जब उसके दिमाग में पानी होता था। डांग 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 डांग। जैसे ही जू वानजी जू वयांग को बताने ही वाला था कि उसे क्या करना है, तभी उसने जू कबीले के बड़े बुजुर्ग को देखा। दूर की चोटियों से एक घंटी बजी, जिससे पूरा 100 पॉइजन सेक्ट हिल गया। घंटी वीरान, उदास और भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कभी न खत्म होने वाला दर्द हो। यह मौत की घंटी की आवाज़ थी। मौत की घंटी 9 बार बजती है। मौत की घंटी सिर्फ तब बजती है जब सेक्ट का मास्टर मरता है। ये कैसे हो सकता है? जू वानजी को ऐसा लगा जैसे मौत की घंटी सुनकर उन पर बिजली गिर गई हो। हमारे जू कबीले के पूर्वज 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर हैं और वह फॉल्स कोर स्टेज के एक्सपर्ट भी हैं। उनके हमारे जू कबीले में होने से हम 100 पॉइजन सेक्ट में नंबर 1 फोर्स के तौर पर अपनी जगह पक्की कर पाएंगे। अगर हमारे पूर्वज चले गए तो जैन कबीला हमें कैसे जाने देगा? लेकिन पूर्वज की उम्र सिर्फ 300 साल से थोड़ी ज़्यादा है। उनकी मौत में अभी भी लगभग 200 साल बाकी हैं। वह अचानक कैसे गुजर गए? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्वज हाल ही में ट्रू कोर रेल में घुसने की कोशिश कर रहे थे और नाकाम रहे, इसलिए उनकी मौत हो गई? जू वानजी ने सच का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हुए खुद से कहा। उन्हें मौत की घंटी के असली होने पर कोई शक नहीं था। 100 पॉइजन सेक्ट में किसी की भी अचानक मौत की घंटी बजाने की हिम्मत नहीं थी, खासकर जब बात सेक्ट के मालिक की जिंदगी और मौत की हो। जब तक कि दूसरा आदमी पागल न हो जाए, वरना अगर उसने लापरवाही से ऐसा करने की हिम्मत की तो उसे सेक्ट के नियमों के हिसाब से ज़रूर कड़ी सज़ा मिलेगी। जू वानजी की बातें सुनकर जू वयांग वहीं खड़ा रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 100 पॉइजन सेक्ट में आते ही उसे अचानक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। किसी वजह से जू वानहाओ को अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी इस दुनिया में आया हो। यादों की पहली लहर ने उसे बताया कि उसकी पहचान नाइन झाओ किंगडम का क्राउन प्रिंस है। हालांकि इससे पहले कि वह खुश हो पाता और पुराने क्राउन प्रिंस के फ़ायदों का मजा ले पाता, यादों की दूसरी लहर ने उसे बताया कि असली मालिक तो बस एक शील्ड क्राउन प्रिंस था और वह कभी भी मौत को बुला सकता था। अभी की तरह उसने सोचा था कि 100 पॉइजन सेक्ट में आने के बाद उसके अच्छे दिन आएंगे, अच्छा बर्ताव होगा और बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सेक्ट में आते ही उसके पूर्वज की मौत हो जाएगी। 100 पॉइजन सेक्ट के जू कबीले को साफ तौर पर जू कबीले के पूर्वज का सपोर्ट था। एक बार जब उन्होंने अपने पूर्वज को खो दिया तो वे तुरंत नंबर 1 फोर्स से नंबर 2 फोर्स में आ गए। इससे पहले जू कबीला जैन कबीले के साथ बहुत सख्त था। भविष्य में जैन कबीला शायद जू कबीले के साथ और भी सख्त होगा।
पिछले 1000 सालों में मार्शल आर्ट के जरिए दाव में आने वाले जू कबीले के अकेले चमत्कारी व्यक्ति जू वुआन के सामने ज़ेन कबीला उसे कैसे छोड़ सकता था। जब समय आया तो यह ज़रूरी था कि वे उस पर नज़र रखें और दुश्मन सेनाओं में एक और एक्सपर्ट को उभरने से रोकने के लिए उसे दबाएं और मार डालें। हालांकि ज़ेन कबीला इसे ज़्यादा साफ नहीं करेगा क्योंकि वे एक ही ग्रुप से थे, लेकिन यह और भी खतरनाक होगा। झू वानवान ने इस बात पर सोचा था, लेकिन झू वानजी, जो इतने सालों से जी रहा था, इस पर कैसे नहीं सोचता। अच्छा नहीं है, अगर पुरखे ज़ेन कबीले को नहीं दबाते और हमारे जू कबीले और ज़ेन कबीले के बीच दुश्मनी है, तो ज़ेन कबीला भविष्य में हमारे जू कबीले को ज़रूर दबा देगा। वे हमारे जू कबीले के जीनियस लोगों के साथ बेरहम भी हो सकते हैं। तुम हमारे जू परिवार के अकेले ऐसे होनहार हो जिसने पिछले 1000 सालों में मार्शल आर्ट्स के जरिए इस रास्ते पर कदम रखा है। तुम हाल ही में 7वीं क्यूई लेयर में भी आए हो। अगर ज़ेन परिवार को पता चला तो वे तुम्हें ज़रूर मार डालेंगे। हमें क्या करना चाहिए? झू वानजी भी घबरा रही थी। वह असल में जू वुआन इस ज़बरदस्त टैलेंट का इस्तेमाल करके वापसी करना चाहती थी और जू फैमिली का एक अहम सदस्य बनना चाहती थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जू क्लैन का पूर्वज 100 पॉइजन सेक्ट में आते ही मर जाएगा। जू क्लैन की ताकत बहुत कम हो गई और उसे ज़ेन क्लैन ने बेरहमी से कुचल दिया। ऐसे हालात में ज़ेन फैमिली जू वुआन जैसी ज़बरदस्त टैलेंट को कैसे जाने दे सकती थी। हो सकता है कि वे भविष्य में उसे मार भी डालें। एक बार जू वानवान को कुछ हो गया तो जू वानजी को न सिर्फ अपने कामों का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि वह जू क्लैन का क्रिमिनल भी बन जाएगा। खुशकिस्मती हमेशा साथ देती है। जू वानजी को उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाएंगी। ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। घबराई हुई जू वानजी को देखकर जू वुआन ने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, ग्रैंड आंटी, जब ऐसा है तो मैं अभी के लिए 100 पॉइजन सेक्ट में शामिल नहीं हो सकता। कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे क्लैन चुपके से कुछ ज़रूरी रिसोर्स और मैनुअल मुझे दे दे। मैं बस बाहर ही कल्टीवेट कर लूँगा। 100 पॉइजन सेक्ट में बहुत ज़्यादा हेवन एंड अर्थ स्पिरिट क्यूई के बिना भी जू वुआन अभी भी कल्टीवेट करने और बेहतर होने के लिए ब्रेक थ्रू स्टोन्स कमाने के लिए मॉर्टल दुनिया के माहौल का इस्तेमाल कर सकता था। यह शायद ज़्यादा तेज़ हो। इसलिए हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी जो जू वानजी के लिए बहुत ज़रूरी थी, जू वानवान के लिए बहुत कम काम की थी। जू वानवान को सबसे ज़्यादा 100 पॉइजन सेक्ट के अलग अलग इमोर्टल स्क्रिप्चर्स और स्पेल की ज़रूरत थी। मुझे ऐसा नहीं लगता। जू वानवान की बातें सुनकर जू वानजी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी जानकारी और ब्लड एसेंस पहले ही सेक्युलर पहले से 100 पॉइजन सेक्ट को भेज दिया है। 100 पॉइजन सेक्ट में ज़ेन क्लैन के असर से उनके लिए आपकी जानकारी और ब्लड एसेंस पाना आसान हो जाएगा। तब तक ब्लड एसेंस को गाइड बनाकर आपको ढूंढना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे हालात में बाहर की दुनिया में रहने के बजाय 100 पॉइजन सेक्ट में रहना बेहतर है। इस तरह ज़ेन क्लैन को कुछ शंकाएं होंगी और वे हद पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। ओह, जू वुआन के माथे पर काली लकीरें थीं। क्या जू क्लैन को इतना लापरवाह होना पड़ा? ये क्लैन के चेलों के ब्लड एसेंस और जानकारी से जुड़ा था। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ेन क्लैन ने इसे इतनी आसानी से हासिल कर लिया हो? जू वानजी शर्मिंदा लग रहा था। आखिरकार ज़ेन क्लैन और हमारा जू क्लैन एक ही सेक्ट के हैं। जिन जगहों पर हम अपना ब्लड एसेंस और जानकारी स्टोर करते हैं वे एक ही जगह पर हैं। हालांकि कुछ अलगाव है, लेकिन ये सख्त नहीं है। ज़ेन कबीले के लिए हमारे जू कबीले की कुछ ज़रूरी चीज़ें पाना मुश्किल नहीं है। इसी तरह हमारे जू कबीले के लिए ज़ेन कबीले की कुछ ज़रूरी चीज़ें पाना मुश्किल नहीं है। ये स्थिति हमारे जू कबीले ने जानबूझकर बनाई थी। आखिरकार हमारे जू कबीले ने पहले भी ज़ेन कबीले को मजबूती से दबाया था, इसलिए ये स्थिति हमारे लिए ज़ेन कबीले के जीनियस लोगों की स्थिति को समझने और उन्हें समय पर दबाने के लिए फ़ायदेमंद थी। हालांकि हमें ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। ये स्थिति हमारे जू कबीले के लिए नुकसानदायक होने लगी है। जू वुआन सच में कहना चाहती थी FCK, लेकिन सोचने पर यह समझ में आता था कि जू फैमिली ने पहले भी ऐसा किया था। आखिरकार यह जू फैमिली के लिए पहले भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा था। लेकिन इस काम से जू वुआन को साफ तौर पर तकलीफ हुई थी। जू वुआन ने शुरू में सोचा था कि वह 100 पॉइजन सेक्ट में अच्छा बर्ताव पाने आई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आते ही उसे ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये कहना मुश्किल था कि भविष्य में अच्छा बर्ताव होगा या नहीं, लेकिन ज़ेन फैमिली उस पर ज़रूर नज़र रखेगी और उसे टारगेट करेगी। सबसे ज़रूरी बात, जू वुआन को शायद अपनी ताकत को फिर से थोड़ा कम करना होगा। कम से कम उसे अपनी ताकत को छिपाने की टेक्निक में सुधार करके अपनी ताकत को बेहतर बनाना होगा। नहीं तो एक बार जब छिपाने की टेक्निक जू वुआन की असली ताकत को छिपा नहीं पाई तो जू वुआन मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर चीज़ें गलत हुईं तो वह मारा भी जा सकता था। क्या मैं फिर से बहुत जल्दी आगे निकल रहा हूँ? बस पिछली बार जब उसने 9 झाओ इंपीरियल पैलेस में अपनी ताकत को दबाया था तो वह न सिर्फ कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद को भी मात दे दी
और उसका सुधार असल में और भी तेजी से हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या ये फिर से ऐसा होगा, लेकिन जू वुवान को एक बुरा अंदाजा हो गया था। शायद, क्या ऐसा हो सकता है? वह बच नहीं सकता था। उसकी बेसिक जानकारी पहले ही सामने आ चुकी थी और दुश्मन की नज़र उस पर थी। ऐसी हालत में खतरा शायद उससे कम नहीं था जब जू वयांग अभी अभी दुनिया छोड़कर गया था। जू वयांग बहुत परेशान था और जू वानजी भी। अच्छी बात है, मैंने किसी को तुम्हारे खास टैलेंट और ज्ञान के बारे में नहीं बताया। मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि तुम पहले ही 6ठी क्यूई लेयर तक पहुंच चुके हो और जल्द ही 7वीं क्यूई लेयर तक पहुंच जाओगे। अचानक जू वानजी ने ताली बजाई और उसके मन में एक विचार आया। उस मामले में हम अमर रास्ते पर ज्ञान में तुम्हारे टैलेंट को तुमसे छिपा सकते हैं। साथ ही हम दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए स्पिरिट पिल्स और स्वर्गीय खजाने का इस्तेमाल कर सकते हैं और दुश्मन को बता सकते हैं कि तुम्हारी ताकत इतनी तेजी से इसलिए बढ़ी है क्योंकि तुमने सभी तरह की स्पिरिट पिल्स और स्वर्गीय खजाने ले लिए हैं। यह अच्छा है। जू वुआन ने सिर हिलाया। ज़ेन परिवार को ये गलतफहमी हो जाए कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो जल्दी सफलता चाहता है और अमर मार्ग का सामान्य ज्ञान नहीं समझता। इसीलिए मैंने कुछ ही सालों में बहुत सारे स्वर्गीय और सांसारिक खजाने हासिल किए और अपनी ताकत को ऑरा रिफाइनिंग दायरे के 6ठे लेवल तक बढ़ा लिया। इस वजह से मेरा कल्टीवेशन फाउंडेशन बहुत अस्थिर हो गया है और भविष्य में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जू वानजी ने बार बार सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। अब अपनी ताकत छिपाने का समय है। इस तरह आप ज़ेन कबीले का ध्यान अपनी ओर कम कर सकते हैं और खुद को ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। हालांकि आपकी साधना की नींव बहुत मजबूत है और आपने दुनिया के नंबर 1 लॉ ऑफ द फर्स्ट जेड बुक की भी साधना की है। कोई भी समझदार नज़र वाला इसे देख सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में चिंता मत करो ग्रैंड आंट। मुझे एक बार गलती से एक गुप्त छिपाने की तकनीक मिल गई थी जो उन साधकों के लिए सही है जो मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आते हैं। मैंने इसे पहले ही पूरी तरह से साधना कर लिया है। इस लो लेवल सीक्रेट टेक्निक से कोई भी मेरे बैकग्राउंड को नहीं देख पाएगा जब तक कि वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के आखिरी स्टेज या उससे ऊपर का कोई इमोर्टल कल्टीवेटर न हो जो जानबूझकर मेरी जांच करे। जब तक मैं कुछ छोटे मोटे बदलाव करता रहूंगा, दूसरे इमोर्टल कल्टीवेटर की नज़र में मेरा कल्टीवेशन फाउंडेशन बहुत अस्थिर रहेगा और किसी भी पल गिर जाएगा। जैसे ही उसने कहा, जू वुआन ने हिडन इमोर्टल मस्टर्ड को घुमाया और उसका ऑरा तुरंत ऊपर नीचे होने लगा। जू वानजी ने ध्यान से देखा और ये देखकर हैरान रह गई कि जू वयांग, जिसका फाउंडेशन मजबूत था, उसकी समझ में कमज़ोर हो गया था, जैसे वह कभी भी गिर सकता है। वह बिल्कुल उन इमोर्टल कल्टीवेटर जैसा ही था जो ज़बरदस्ती बेहतर होने के लिए एलिक्सिर पर निर्भर थे। लगभग कोई फर्क नहीं था। वह 9वीं क्यूई लेयर पर एक कल्टीवेटर थी और उसकी लड़ने की ताकत 10वीं क्यूई लेयर पर एक कल्टीवेटर के बराबर थी। क्योंकि उसने लगभग 100 साल तक कल्टीवेशन किया था, इसलिए जू वानजी की सीक्रेट स्काउटिंग टेक्निक भी बहुत पावरफुल थी। फिर भी वह जू वयांग से बेवकूफ़ बन गई। कोई सोच सकता है कि जू वयांग की सीक्रेट टेक्निक कितनी पावरफुल थी। जू वानजी को बहुत हैरानी हुई। मेरे अच्छे पोते, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने इतना शक्तिशाली छिपाने वाला मंत्र सीख लिया होगा। ये लगभग कुछ बीच के मंत्रों जितना ही अच्छा है। अब मुझे राहत मिली है। लेकिन एक और बात है जिस पर तुम्हें खास ध्यान देना होगा। अगले कुछ सालों की साधना के दौरान तुम्हें अपनी काबिलियत को ठीक से छिपाना होगा। जब तुम जैन कबीले के बड़ों का सामना करोगे तो तुम्हें भी अपनी काबिलियत छिपानी होगी। नहीं तो जैन कबीले को तुम्हारा असली टैलेंट पता चल जाएगा। ये परेशानी वाली बात होगी। के इस समय जू वानजी को अजीब लगा और वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए। आखिर इससे पहले उसने जू वानवान से वादा किया था कि सौजहर संप्रदाय में पहुंचने के बाद वह जी भरकर खुद को दिखा पाएगी। असल में जैसे ही उसने 100 पॉइजन सेक्ट में एंट्री की, जू वानजी ने जू वयांग को बार बार याद दिलाया कि वह 100 पॉइजन सेक्ट में अपनी पूरी ताकत दिखाए ताकि वह अपनी ताकत न छिपाए और जू क्लैन के बड़े लोगों के इवैल्यूएशन पर असर न डाले। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद जू वानजी की बातें 180 डिग्री घूम गईं। जू वानजी को बहुत अजीब लगा क्योंकि उसका चेहरा पहले से ही सूजा हुआ था। जू वानजी के अजीब एक्सप्रेशन को देखकर जू वुआन ने अपनी हंसी दबाई और सिर हिलाया। ठीक है, मैं याद रखूंगी। लेकिन एक और बात है जिसके लिए मुझे उम्मीद है कि तुम मान जाओगी। वो क्या है? जू वानजी ने कहा। मुझे उम्मीद है कि ग्रैंड आंटी मेरे टैलेंट और नई खोज के बारे में किसी को नहीं बताएंगी, यहाँ तक कि जू कबीले के बड़ों को भी नहीं। जू वुआन ने उसकी तरफ देखा और कहा। आह! जू वानवान की बातें सुनकर जू वानजी खुद को रोक नहीं पाए और बोली, लेकिन अगर ऐसा है तो परिवार के बड़े लोग तुम्हें ज़रूर गलत समझेंगे। उस समय वे तुम्हें पालने पोसने में ज़्यादा रिसोर्स नहीं लगाएंगे। तुम इतनी जल्दी कैसे सुधर सकती हो? जू वुआन कड़वी मुस्कान के साथ बोली। जैसा कि कहा जाता है, अगर आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले तो ऐसा मत करो। अगर ग्रैंड आंटी ने बड़ों को मेरी हालत के बारे में बताया तो वे भविष्य में मेरा ज़रूर ध्यान रखेंगे।
ऐसा होने पर वे कुछ पीछे कैसे नहीं छोड़ सकते। अगर जैन परिवार को पता चल गया तो ये खतरनाक होगा। सब कुछ छिपाना बेहतर है। इस तरह ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। परिवार जो रिसोर्स देगा उसकी तुलना में मुझे लगता है कि पहले कुछ सालों में सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। कबीले द्वारा दिए गए कल्टीवेशन रिसोर्स की तुलना में ज़ुवुआन चाहता था कि 100 पॉइजन सेक्ट की लाइब्रेरी की अलग अलग पुरानी किताबें और मंत्र ज़्यादा हों। जहाँ तक उन चीज़ों की बात है जिन्हें ज़ुवानहाओ सबसे ज़्यादा महत्व देता था, उन्हें पाने के लिए उसे बस 100 पॉइजन सेक्ट में शामिल होना था। उसे अपने टैलेंट और काबिलियत के बारे में कबीले के बड़ों को बताने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए परिवार से वैल्यू मिलने के बाद उसे जो रिसोर्स मिले उनकी तुलना में ज़ुवुआन एक स्टेबल ज़िंदगी जीना चाहता था। वह इन रिसोर्स को नहीं रखना चाहता था और अपनी सेफ्टी बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि उसने अभी ये रिसोर्स नहीं लिए, इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसके नहीं थे। जब उसकी ताकत बढ़ेगी तो 100 पॉइजन सेक्ट में सब कुछ उसका होगा, ठीक 9 झाओ इंपीरियल पैलेस की तरह। ज़ुवयांग ज़रूर ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाएगा। ज़ुवानवान का पक्का रवैया देखकर ज़ुवानजी के चेहरे पर एक मुश्किल एक्सप्रेशन आ गया। अच्छे बच्चे, कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने कम समय में इस लेवल तक पहुंच गए। तुम सच में 1000 सालों में नंबर 1 इंसान बनने के लायक हो। तुम्हारी तुलना में मैं अभी भी बहुत छोटा हूं। ऐसे में मैं इस बात को छिपाने में तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा। परिवार के बड़ों की तो बात ही छोड़ो, मैं अपने बच्चों को भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है और अपनी ताकत छिपानी है। मैं तुम्हारे 9 झाओ देश जैसे बनने का इंतज़ार करूंगा। एक दिन तुम आसमान में उड़ोगे और सभी दुश्मनों को हरा दोगे। उद्धरण चिन्ह। ज़ुवानजी ने अपनी बात पूरी नहीं की। असल में वह ये भी कहना चाहती थी कि इसमें बहुत समय लग सकता है। 10 या 20 साल शायद काफ़ी ना हो और 100 या 200 साल भी शायद काफ़ी ना हो। मार्शल आर्ट की साधना की तुलना में अमर मार्ग बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसमें लगने वाला समय सोच से भी परे था। जू कबीले के पूर्वज सिर्फ तब खुशकिस्मत थे कि वे फैक्ट कोर स्टेज तक पहुंच पाए जब उनकी उम्र लगभग 300 साल थी और उनके पास जैन कबीले में छा जाने की ताकत थी। अगर ज़ुवुआन टैलेंटेड भी होता तो भी इस स्टेज तक पहुंचने में कम से कम 200 साल लगते। इसके अलावा ज़ुवानवान ने मार्शल आर्ट के जरिए इस मार्ग पर कदम रखा था। आमतौर पर जो साधक मार्शल आर्ट के जरिए इस मार्ग पर कदम रखते थे उनकी आध्यात्मिक जड़ें बहुत कमज़ोर होती थीं। आखिरकार वे जन्म जन्मांतर से ही आते थे। हालांकि जब वे क्यूई कंडेंसेशन स्टेज में थे तो उनकी साधना की तरक्की कमाल की थी, लेकिन एक बार जब वे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में पहुंच जाते तो उनकी रफ्तार निश्चित रूप से गिर जाती। असल में इसमें कदम रखना नामुमकिन था। फॉल्स कोर स्टेज, गोल्डन कोर स्टेज की तो बात ही छोड़िए। हालांकि ज़ुवानजी ने कभी नहीं सोचा होगा कि ज़ुवयांग भविष्य में इतनी जल्दी सुधर जाएगा, इतनी तेजी से कि खुद ज़ुवयांग भी हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था शायद उसने सच में फिर से बैकफायर कर दिया था। ज़ुवानजी के हिसाब से ज़ुवयांग सच में 17 साल तक दुनिया में छिप सकता था, फिर आसमान में उड़कर दक्षिणी बंजर ज़मीन में एक कहानी बना सकता था। 100 पॉइजन सेक्ट के लिए ऐसी कहानी दोहराना असल में नामुमकिन था। हालांकि ऐसा कहना बहुत बड़ा झटका होता। कुछ सोचने के बाद ज़ुवानजी ने अपना मुंह बंद किया और दिल में धीरे से आह भरी। 17 साल तो फिर भी सहने लायक थे, लेकिन 170 साल का क्या। अपनी पूरी जिंदगी में भी ऐसा लगता था कि ज़ुवुआन ज़ेन परिवार को हरा नहीं पाएगा। उसके बाद उन्होंने सबसे सच छिपाने की बात पर बात की। तभी ज़ुवानजी ज़ुवयांग को लेकर 5 ट्रेजर्स पीक की तरफ दौड़ा, जो 100 पॉइजन सेक्ट के बीच में था। 5 ट्रेजर्स पीक 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर का घर था। ये 100 पॉइजन सेक्ट में सबसे ज़्यादा हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह भी थी। ज़ू क्लैन के पूर्वज ज़ू मिंगजिंग पूरे साल यहीं रहते थे। अब जब ज़ू मिंगजिंग गुजर गए होंगे तो उन्होंने जाहिर है यहाँ कई रस्में की होंगी। रास्ते में उन्हें 100 पॉइजन सेक्ट के कई शिष्य मिले जो 5 ट्रेजर्स पीक की ओर भाग रहे थे। उनमें से ज़्यादातर क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर थे और वे असल में ज़ुवयांग जितने अच्छे नहीं थे। कभी कभी ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर वहाँ से गुजरते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज़ुवानजी का स्वागत करने के लिए रुके और ज़ुवानवान को उत्सुकता से देखा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उस समय सबसे ज़रूरी बात सेक्ट मास्टर के जाने की थी। जब तक ज़ुवानजी और ज़ुवानवान 5 ट्रेजर्स पीक के नीचे पहुंचे, वह जगह पहले से ही 100 पॉइजन सेक्ट के शिष्यों से भर चुकी थी। उनमें से ज़्यादातर क्यूई कंडेंसेशन स्टेज में थे और कभी कभी कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के शिष्य भी थे। ज़्यादातर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट शिष्य 5 ट्रेजर्स पीक पर चले गए थे। क्यूई कंडेंसेशन शिष्य ऊपर जाने के काबिल नहीं थे। आखिरकार चोटी पर जगह कम थी। ऊंचे अधिकारियों से मिली खबर के मुताबिक सेक्ट लीडर का एक्सीडेंट तब हुआ जब वह ट्रू कोर रेल्म की बॉटलनेक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। न सिर्फ वह बॉटलनेक को नहीं तोड़ पाया, बल्कि उसे पिल क्रिस्टल का बैकलैश भी झेलना पड़ा।
इसी वजह से उसकी मौत हो गई। गोल्डन कोर रेल्म की मुश्किल आसमान पर चढ़ने जितनी मुश्किल है। ग्रैंड एल्डर शायद अगले 100 साल में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। अगर इससे पहले हमारे 100 पॉइजन सेक्ट में कोई नया गोल्डन कोर नहीं आया तो आसपास के अमर कल्टीवेशन सेक्ट हमें ज़रूर लूट लेंगे। इस तरह की बड़ी बात ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम जैसे छोटे ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर चिंता कर सकें। बेहतर है कि हम कल्टीवेशन पर ध्यान दें और जितनी जल्दी हो सके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में एंटर करें। तभी हम सेक्ट के फैसले लेने में हिस्सा ले पाएंगे। क्या वह जू वानजी नहीं है? मैंने सुना है कि उसे दुनिया में एक ज़बरदस्त प्रोडिजी मिली है जो मार्शल आर्ट्स के जरिए इस रास्ते पर आई है। उसे एक ज़रूरी पद पर रखा जा सकता है। क्या उसके बगल वाली हमारे 100 पॉइजन सेक्ट में अकेली प्रोडिजी हो सकती है जिसने पिछले कुछ 100 सालों में मार्शल आर्ट्स के जरिए इस रास्ते पर एंट्री की है? उनके दुखी चेहरे देखो। क्या उन्हें चिंता हो सकती है कि ज़ेन कबीला उन्हें निशाना बनाएगा? आखिर जू कबीले के मुखिया के बिना 100 पॉइजन सेक्ट की देखरेख में जू कबीला भविष्य में मुश्किल में पड़ जाएगा। 100 पॉइजन सेक्ट के आसपास के सभी शिष्य असल में काले कपड़े पहने हुए थे। ये 100 पॉइजन सेक्ट की स्टैंडर्ड सर्विस थी। अंदर कई जेबें थीं जिनमें जहर का पाउडर, जहरीले कीड़े, जहर जैसी कई चीज़ें रखी जा सकती थीं। हाँ, 100 पॉइजन सेक्ट को सख्ती से एक बुरा सेक्ट माना जाता था, लेकिन वे अपने कामों में बुरे नहीं थे। कई सेक्ट की नज़र में वे अच्छे और बुरे दोनों थे। ज़्यादातर शिष्य परेशान लग रहे थे और जू कबीले के शिष्य तो और भी ज़्यादा दुखी थे। हालांकि कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो जानबूझकर दुख के बहाने अपनी खुशी नहीं छिपा पा रहे थे। अगर जू वुआन ने सही अंदाज़ा लगाया तो ये ज़ेन कबीले के शिष्य होने चाहिए। पैट्रियार्क जू के बड़े पहाड़ के बिना ज़ेन कबीला भविष्य में 100 पॉइजन सेक्ट में नंबर 1 ताकत होता। अगर उन्हें 100 पॉइजन सेक्ट से केक का सबसे बड़ा टुकड़ा मिल जाता तो उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती। ज़ेन कबीले के शिष्य स्वाभाविक रूप से खुश थे। जहाँ तक 100 पॉइजन सेक्ट के पास 100 साल बाद उसकी देखरेख करने के लिए कोई गोल्डन कोर न होने और दूसरी ताकतों द्वारा तंग किए जाने की बात है, ज़ेन कबीले ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, खासकर इन क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स ने। ज़ेन कबीले के कई ची कंडेंसेशन साधकों के लिए ये बहुत मुमकिन था कि 100 साल बाद वे नहीं रहेंगे, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। जू कबीले के शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से ज़ेन कबीले के शिष्य की छोटी छोटी चालों पर ध्यान दिया। हालांकि वे गुस्से में थे, लेकिन जब उन्होंने मौजूदा हालात पर सोचा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वानजी, तुम वापस आ गए। क्या ये नौ-झाओ राष्ट्र का 1000 साल में एक बार आने वाला मार्शल आर्ट का कमाल जू वानहाओ है? इसी समय सामने जू कबीले के शिष्यों में से एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका चेहरा पीला था और दाढ़ी नहीं थी, आया। उसने भी काला चोगा पहना हुआ था और उसने जू वयांग को गंभीर भाव से देखा। अपने शरीर से जू वुआन ने एक भयानक पावर उतार चढ़ाव महसूस किया जो उससे दर्जनों गुना ज़्यादा मजबूत था। यह एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधक था। ये बात जू वानवान के मन में आए और उसने तुरंत जू वानजी के साथ सिर झुकाया। डीकन जू वो, ये हमारे नौ-झाओ नेशन के जू रॉयल फैमिली के मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी जू वुआन हैं। ये हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के इनसेक्ट डीकन सीनियर जू वो हैं। नमस्ते डीकन जू वो। जू वुआन ने सिर झुकाया। इससे पहले जू वानवान ने जू वानजी से पहले ही जान लिया था कि जो लोग 100 पॉइजन सेक्ट के इनसेक्ट डीकन बनने के काबिल थे वे सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे। जो लोग एल्डर बन सकते थे वे असल में सभी परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे और वे 100 पॉइजन सेक्ट की टॉप कॉम्बैट फोर्स भी थे। जू वू ने सिर हिलाया। हालांकि जू क्लैन बुरी हालत में था, फिर भी उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराया और कहा, बुरा नहीं है। मैंने कभी किसी इतने कम उम्र के इंसान को मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर आते नहीं देखा। भविष्य में अच्छी तरह से साधना करो। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूं जब तुम एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर बनोगे। इस समय जू वू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी समझ के अनुसार जू वुआन के शरीर से निकलने वाला ऑरा बहुत अस्त व्यस्त लग रहा था। क्या तुमने अपनी साधना के दौरान बहुत सारी गोलियां लीं? मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर पर जो ऑरा है वह थोड़ा अजीब है। डीकन जू वो, ये सब मेरी गलती है। इससे पहले कि जू वयांग कुछ कह पाता, जू वानजी उदास होकर बाहर निकल गया। ये सब मेरी गलती है कि मुझे ये बहुत देर से पता चला। असल में मैं कुछ साल पहले ही मार्शल आर्ट्स के साथ इस रास्ते पर आ गया था और एक ऑफिशियल इमोर्टल कल्टीवेटर बन गया था। लेकिन क्योंकि मुझे इमोर्टल कल्टीवेशन की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं पिछले कुछ सालों से सेक्युलर दुनिया में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, जब मैंने मार्शल आर्ट्स के जरिए इस रास्ते पर कदम रखा तो मैंने एक बहुत ही आसान और कच्ची सांस लेने की टेक्निक की जिससे मेरा फाउंडेशन बहुत अस्थिर हो गया। इसके अलावा मैंने कई नेचुरल ट्रेजर और स्पिरिट पिल्स लीं। ये कहा जा सकता है कि मैंने जल्दी उठने के लिए पिल्स पर भरोसा किया। हालांकि मेरे पास छठी क्यूई लेयर की ताकत है, मेरा फाउंडेशन बहुत अस्थिर है। भविष्य में
मेरे लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में कदम रखना बहुत मुश्किल होगा। जू वानजी ने जो कुछ भी कहा वह उसने जू वयांग से डिस्कस किया था। हालांकि जू वयांग शुरू में खुद ये कहने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जू वानजी पहले ये कह देगी। ये सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने के बराबर था। जू वानजी की हरकतों से जू वयांग थोड़ा इमोशनल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू वानजी उसके लिए ऐसा करेगी। इस तरह जू वानजी न सिर्फ फेल हो जाएगी बल्कि उसे सज़ा भी मिल सकती है। जू वानजी को सज़ा मिलने के बाद जू वानवान की जिम्मेदारी अपने आप कम हो जाएगी। उसे परिवार की समझ और ज़्यादा रिसोर्स भी मिलेंगे। जू वानजी के दिल में उसने कभी नहीं सोचा था कि यू शेंग जू वानवान से बहुत कुछ हासिल कर पाएगा। आखिरकार वह अब जवान नहीं रही थी और उसके पास जीने के लिए ज़्यादा साल नहीं थे। जू वानजी को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जू वानजी की राय में उसके लिए अपनी बाकी ज़िंदगी बिताना नामुमकिन था। फिर वह जू वानवान से कैसे फ़ायदा उठा सकती थी? उसने ये जिम्मेदारी इसलिए ली क्योंकि उसके पास एक बुजुर्ग का दिल था। जैसा कि उम्मीद थी, जू वानजी की बातें सुनते ही जू वो का चेहरा तुरंत बदल गया। वानजी, तुम पिछले 10 सालों से नौ झाओ राष्ट्र की रखवाली कर रहे हो। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम मार्शल आर्ट के जरिए इस रास्ते पर आए हो? उद्धरण चिन्ह। जब मैंने मार्शल आर्ट्स के साथ डाउ में एंट्री की थी तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। जू वानजी शर्मिंदा दिखे। मैं इतने सालों से एल्केमी सीखने में बिजी रहा हूँ, इसलिए मुझे जू रॉयल फैमिली के अंदरूनी मामलों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। इसीलिए मैं इस मामले से चूक गया। इस वजह से मुझे कल्टीवेशन की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने इतनी गोलियां खा ली हैं कि मेरी कल्टीवेशन की नींव लगभग खत्म हो गई है। उद्धरण चिन्ह। जू वो के चेहरे पर उदासी थी। उसने जू वोआन का हाथ पकड़ा और ध्यान से देखा। जैसा सोचा था, उसने पाया कि जू वोआन के शरीर में ट्रू क्यूई बहुत अस्थिर था। ये साफ था कि गोली ने उसे ज़बरदस्ती ऊपर उठाया था। इतना ही नहीं, जू वोआन का कल्टीवेशन फाउंडेशन भी प्रभावित हुआ था। हर इमोर्टल मेरिडियन कुछ नाजुक था। ऐसे हालात में अगर जू वोआन मार्शल आर्ट के जरिए कल्टीवेशन के रास्ते पर आ भी जाती तो भी उसके लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में जाना बहुत मुश्किल होता। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के बीच या बाद के स्टेज की तो बात ही छोड़ दें। कितनी अफसोस की बात है। जू वो एक लंबी आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसने जू वानजी और जू वोआन को घूरा और बेबसी से कहा, असल में उसके लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में जाने का अभी भी एक मौका था, लेकिन अब चांस 1000 में एक से भी कम है। मुझे डर है कि कोई जीनियस हमारा जू कबीला तो तुमने पहले ही खत्म कर दिया है। डीकन जू वो, प्लीज़ मुझे सज़ा दो। जू वानजी ने अपना शरीर नीचे किया। जू वो ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें सज़ा देने का क्या फ़ायदा? तुम 14 या 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स की राह पर आ गए थे। मार्शल आर्ट्स में ऐसा टैलेंट 1000 साल में भी मिलना मुश्किल है। भले ही अमर बनने के बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल जड़ें थोड़ी कमज़ोर हों, लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि तुम भविष्य में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के आखिरी स्टेज में भी जाओगे। तब तक हमारे जू परिवार के पास आसमान को सहारा देने के लिए एक और पिलर होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कॉमन सेंस प्रॉब्लम की वजह से मेरा अमर फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। अमर साधना मार्शल आर्ट्स से अलग है। मार्शल आर्ट्स के फाउंडेशन में थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी इसकी भरपाई की जा सकती है। आखिरकार कई अमर स्पिरिचुअल गोलियां मार्शल आर्ट्स के फाउंडेशन की भरपाई कर सकती हैं। हालांकि अमर फाउंडेशन कमज़ोर है। वानजी, तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती की है। तुम इसका इल्ज़ाम बड़ी चाची पर नहीं लगा सकते। जू वोआन ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और कहा, असल में जब मैं मार्शल आर्ट्स के साथ दाव में घुसा तो मैंने जानबूझकर एक बहुत ही सीक्रेट जगह चुनी थी। आसपास की जगहों को बचाने के लिए कई लेयर्स थीं। अगर मैं बहुत हंगामा भी करता तो भी किसी को पता नहीं चलता। उस समय अगर बड़ी आंटी मेरे पास होती तो भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। बाद में मैंने जानबूझकर इसे छिपाया और मार्शल आर्ट्स की तरह अमर रास्ते की साधना की। मुझे लगा कि अमर रास्ते की साधना भी रिसोर्स से की जा सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई बड़ी गलती कर दूंगा। जूवू ने हाथ हिलाया और कहा, इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुमने इसे इसलिए छिपाया क्योंकि वानजी ने 9 झाओ नेशन के जू रॉयल फैमिली के साथ गड़बड़ कर दी थी। अगर नहीं तो तुम इतने समय से इसे क्यों छिपा रहे थे? आखिर में ये सब जू वानजी की गलती थी। इस बार न सिर्फ तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला बल्कि तुम्हें सज़ा भी मिलेगी। साफ था कि जूवू ने 9 झाओ देश के जू इंपीरियल कबीले के हालात के बारे में सुना था। वानजी को कोई एतराज़ नहीं है, जू वानजी ने सिर झुकाकर कहा। जूवू ने आह भरी, काफ़ी उदास महसूस कर रहा था। उसके पुरखे की हाल ही में हुई मौत का सदमा अभी तक ठीक नहीं हुआ था और जिस मार्शल आर्ट के टैलेंट से उसे बहुत उम्मीदें थीं उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये सच में सिरदर्द था। पहले उसे सेक्ट में आने का प्रोसेस दिखाओ।
वो है को पहले ऑफिशियली सेक्ट में आने दो। हम बाद में कोई तरीका सोचेंगे कि क्या हम उसकी नींव की कमियों को पूरा करने में उसकी मदद कर सकते हैं। हाँ, डीकन जू वो। जू वानजी ने सिर हिलाया और जू वयांग को पास के जनरल अफेयर्स पीक पर ले आया। जू वानजी और जू वानवान को जाते देख इमोर्टल कल्टीवेटर्स, जिन्होंने अभी अभी उनकी बातचीत सुनी थी, चर्चा करने लगे। 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स के साथ रास्ते में आने के काबिल होने के नाते मुझे उम्मीद नहीं थी कि जू कबीले का ये टैलेंट मेरी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। भले ही मौत की दुनिया से आगे बढ़कर अमर बनने का उसका टैलेंट थोड़ा कम हो, लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वह भविष्य में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के आखिरी स्टेज में जाएगा। जो अमर साधक मार्शल आर्ट्स के साथ रास्ते में आते हैं वे अक्सर उसी लेवल के अमर साधकों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उन्हें उसी लेवल के लोगों के बीच अजेय कहा जा सकता है और वे अलग अलग लेवल पर भी लड़ सकते हैं। इसलिए एक आखिरी स्टेज का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक जो मार्शल आर्ट्स के जरिए दांव में आया है, वह अक्सर एक परफेक्शन वाले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक के बराबर होता है। वह एक परिवार की टॉप कॉम्बैट पावर है। यह जू परिवार के लिए सच में दुख की बात है। हन्फ, उसने कहा था कि वह 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट के साथ रास्ते पर आ सकता है, लेकिन ये सब बहुत सारी दवाइयों की गोलियों की वजह से था। नहीं तो वह 10 साल की उम्र में मार्शल आर्ट के साथ रास्ते पर कैसे आ सकता था? वह खुशकिस्मत था कि उसने अमर रास्ते पर कदम रखा और फिर भी खुश नहीं था। वह असल में अपनी अमर साधना को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने के लिए दवाइयों पर निर्भर रहना चाहता था। आखिर में उसने अपना भविष्य बर्बाद कर दिया। ये सच में मजाकिया है। मैंने तुमसे कहा था कि ऑरा रिफाइनिंग दायरे के छठे लेवल पर एक 17 साल का कल्टीवेटर थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया था और वह मार्शल आर्ट्स के जरिए दांव में आया था। अब ऐसा लगता है कि उसने असल में उन कच्ची और आसान कल्टीवेशन टेक्निक को सीखा है और बहुत सारी दवा की गोलियां ली हैं। कोई हैरानी नहीं कि वह इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। मैं पहले हैरान था ये सोचकर कि जू क्लैन के पास एक और आसमान हिला देने वाला पिला होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर की कहानी ऐसी होगी। हालांकि जू वुवान को अपनी नींव बनाने की कोई उम्मीद नहीं है। एक क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर जो मार्शल आर्ट्स के जरिए इस रास्ते पर आया है, वह असल में बुरा नहीं है। वह बस एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर से थोड़ी खराब है। हाँ। ज़ेन क्लैन के कई कल्टीवेटर ने राहत की सांस ली। उन्हें जू वानजी से खबर मिली थी कि एक 17 साल का कल्टीवेटर मार्शल आर्ट्स के जरिए दांव में आया है और इतनी कम उम्र में ऑरा रिफाइनिंग दायरे के छठे लेवल पर पहुंच गया है। वह 7वें लेवल तक पहुंचने वाला था। उस समय ज़ेन कबीले की नई पीढ़ी के सभी लोग अजीब तरह से हैरान थे। यहाँ तक कि कबीले के कुछ बड़े लोग भी बहुत हैरान थे और चुपके से तैयारी कर रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे देखना 100 बार सुनने से बेहतर होगा। उसे अंदर की कहानी मिलने के बाद ही पता चली। जू वानजी भी एक बेवकूफ़ थी। उसने बिना ठीक से जाने मामले की रिपोर्ट कर दी। आखिर में उसने गलती की। अब न सिर्फ उसे कोई क्रेडिट नहीं मिला बल्कि उसे सज़ा भी मिलने वाली थी। ऐसा नहीं था कि किसी को शक नहीं था, लेकिन ऐसा करना जू वानजी और जू वानवान के लिए बहुत नुकसानदायक होता। वे भविष्य में जू फैमिली से ज़्यादा रिसोर्स नहीं ले पाते। इसके अलावा जू वुवान सिर्फ एक क्यू कंडेंसेशन कल्टीवेटर थी, तो वह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपर्ट के सामने ये दिखावा कैसे कर सकती थी। इसलिए जू वयांग के लिए कुछ छिपाना असल में नामुमकिन था। जू वानजी और जू वुयान को बुरी हालत में देखकर 5 ट्रेजर्स पीक के नीचे जैन कबीले के लीडर जैन ज़ोनियन ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। मुझे नहीं पता कि यह जल्दी होगा या बाद में, लेकिन यह अजीब है कि हम जू कबीले के पूर्वज के गुजर जाने के बाद इस बारे में बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि डीकन नियान को लगता है कि जू वानजी और जू वयांग ये नाटक इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कबीला भविष्य में जू वयांग को दबा न सके? जैन जी, जो उसके पास था, हैरानी से बोला। जैन ज़ोनियन ने सिर हिलाया। ये हो सकता है। अब जब जू परिवार के पूर्वज गुजर गए हैं तो हमारा जैन परिवार जल्द ही 100 पॉइजन सेक्ट में नंबर 1 फोर्स बन जाएगा। जू परिवार को भी हम दबा देंगे। इस सिचुएशन में जू वानजी और जू वानवान कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि एक ज़बरदस्त प्रोडिजी को हम दबा न दें। बिल्कुल नहीं। ये सच है कि मार्शल आर्ट्स से दांव में एंट्री करने वाले प्रोडिजी कम मिलते हैं, लेकिन अमर रास्ते में उनका टैलेंट असल में उतना अच्छा नहीं होता। अगर हम उन्हें दबाना भी चाहें तो भी हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। जू वानजी और जू वुवान ऐसा क्यों करेंगे? जैन जी ने शक से पूछा। ज़ेन ज़ोनियन की आंखों में एक चमक आ गई। तो इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि इमोर्टल दाव में जू वानजी का टैलेंट सोच से भी परे है। इसीलिए जू वानजी और जू वुयान मिलकर ऐसा काम करेंगे। शायद वे जू क्लैन के बड़े लोगों को अकेले में सच बता देंगे और जू वुयान को वह ट्रीटमेंट देंगे जिसकी वह हकदार है। ये ज़ेन जी ने अपना सिर खुजलाया। लेकिन जू वुवान सिर्फ एक क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर है और वह उस तरह का है जो मार्शल आर्ट्स के जरिए इस रास्ते पर आया है। उसके पास ज़्यादा इमोर्टल कल्टीवेशन के तरीके और मंत्र नहीं हैं, तो वह हमारे ज़ेन क्लैन के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर से कैसे छिप सकता है?
डीकन नियान, आप शायद उसके शरीर की स्थिति को सिर्फ एक नज़र में देख पाएंगे। इसे छिपाने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, मैं हूँ। ज़ेन ज़ुओनियन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने दूर ज़ू वानज़ी और ज़ू वोवान को देखा। मैं आखिर एक मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर हूँ और मैंने एक इंटरमीडिएट लेवल डिटेक्शन स्पेल भी कल्टीवेट किया है। हालांकि मुझे ज़ू वोवान में कुछ भी अजीब नहीं लगा। ये देखा जा सकता है कि इस बंदे के कल्टीवेशन फाउंडेशन में वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब असल में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमारा परिवार भी राहत की सांस ले सकता है। ज़ेन जी मुस्कुराए और सहमत हुए। ये कहना मुश्किल है। ज़ेन ज़ुओनियन ने अपना सिर हिलाया। अफसोस करने से बेहतर है कि सेफ रहें। शायद इस छोटे से बंदे के पास कोई खास खजाना है जो हमें कंफ्यूज कर सकता है। ज़ेन जी थोड़ा हैरान थे। डीकन नियान, यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए। ये छोटा सा बंदा कुछ समय पहले ही अमर रास्ते पर आया है और अभी भी एक क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर है। उसके पास इतना खजाना कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। फिर भी हमें अभी भी कुछ समय तक देखना होगा। मैं इस छोटे लड़के को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ, ज़ेन ज़ुओनियन ने कहा। इस समय उस पर कड़ी नज़र रखना और देखना कि उसमें कुछ अजीब तो नहीं है। अगर मुझे पता चले कि ज़ू कबीले ने उसे चुपके से खेती के रिसोर्स दिए हैं, या उसकी खेती की तरक्की में कोई दिक्कत है, या उसने दूसरे मामलों में अपना टैलेंट दिखाया है, तो मुझे तुरंत बताना। ये छोटा लड़का 100 पॉइजन सेक्ट में अकेला ज़बरदस्त टैलेंट है जो मार्शल आर्ट्स के जरिए इस रास्ते पर आया है। वह बहुत बढ़िया होना चाहिए। हाँ, डीकन नियान। हालांकि वह अभी भी थोड़ा तैयार नहीं था, क्योंकि ज़ेन ज़ुओनियन ने ऐसा कहा था। इसलिए ज़ेन जी, जो ऑरा रिफाइनिंग दायरे की 10वीं लेयर पर एक छोटा कल्टीवेटर था, ने जाहिर है ऐतराज़ करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत ज़ेन ज़ुओनियन के निर्देशों का पालन किया और ज़ू वानवान और ज़ू वानज़ी का पीछा किया। 100 पॉइजन सेक्ट, जनरल अफेयर्स पीक। जू वानज़ी, जू वोवन को शू वो पीक के बाहरी संप्रदाय के डीकन के पास ले गए और उनसे शिष्य टोकन, साधना निवास, शुरुआती संसाधन वगैरह बांटने को कहा। जू वोवान की हालत समझने के बाद इस मामले के इंचार्ज, बाहरी सेक्ट के डीकन, जेन रोंग ने जू वोवान का मजाक उड़ाया और ध्यान से उसकी जांच की। तो तुम जू परिवार के अकेले ऐसे हो जो पिछले 1000 सालों में मार्शल आर्ट के जरिए इस रास्ते पर आए हो। जू वानज़ी तुम्हें यहाँ कैसे ला सकता है? मुझे लगा था कि जू परिवार का कोई बुजुर्ग तुम्हें खुद यहाँ लाकर सब कुछ ठीक कर देगा और सबसे अच्छा इलाज करवाएगा। चूंकि जू परिवार के बुजुर्ग यहाँ नहीं हैं, जू वानज़ी, तुम मुझे और नहीं रोक सकते। शायद जिस जगह पर मुझे रखा गया है वह थोड़ी खराब है। प्लीज़ बुरा मत मानना। तुम पर है। जब तक तुम्हें डर नहीं है कि जू परिवार के बुजुर्ग बाद में तुमसे इसके बारे में पूछेंगे, तुम इसे अपनी मर्जी से बांट सकते हो। जू वानज़ी का चेहरा ठंडा पड़ गया। पिछले कुछ 100 सालों में मार्शल आर्ट्स के जरिए 100 पॉइजन सेक्ट में शामिल होने वाले अकेले हेवंस फेवरेट और ऑरा रिफाइनिंग दायरे के छठे लेवल पर हेवंस फेवरेट होने के नाते आपका घर कम से कम टॉप ऑरा रिफाइनिंग कल्टीवेटर में से एक होना चाहिए। आपको हर महीने 10 से ज़्यादा ची अमेसिंग पिल्स भी मिलनी चाहिए। जेन रोंग, उनमें से कोई भी मत काटो। जेन रोंग डर गई जब उसने सुना कि जू वानज़ी उसे दबाने के लिए जू फैमिली के बड़ों का इस्तेमाल कर रही है। उसने जू वोवान को घर और महीने की सैलरी देना शुरू कर दिया। हालांकि उसने इसे काटे जाने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उसने इसे जाने नहीं दिया। तुम्हारे जू क्लैन के पूर्वज पहले ही चले गए हैं। भविष्य में 100 पॉइजन सेक्ट पर मेरा ज़ेन क्लैन राज करेगा और तुम्हारे जू क्लैन को अब इतना हावी होने का अधिकार नहीं होगा। नाम, उम्र, कल्टीवेशन, इन सब की फिर से रिपोर्ट करो। जल्दी करो और उन्हें बांटो और चले जाओ। ये देखकर कि जेन रोंग डर गया था, जू वानज़ी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही वह जू व्यांग की जानकारी फिर से देने वाली थी, उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। रुको। आवाज़ के साथ जेन जी ने जू वानज़ी और जू वोवान को देखा और मजाक उड़ाया। वह जेन रोंग के पास गया और कहा, तुम बस एक कचरा हो जिसका फाउंडेशन खत्म हो गया है और उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में आने की कोई उम्मीद नहीं है। जू कबीले को भी तुमसे उम्मीद छोड़नी पड़ी है। तुम इतना अच्छा बर्ताव चाहते हो। तुम बस सपना देख रहे हो। जेन जी, जू वानज़ी के चेहरे के भाव बदल गए और उसने डरते हुए कहा, लगता है तुम अब भी मुझे पहचानते हो। जेन जी मुस्कुराया। तुम ज़ेन कबीले के टॉप 10 ची कंडेंसेशन साधकों में से एक हो। सौजहर संप्रदाय के बहुत से लोग तुम्हें जानते हैं। जू वानज़ी ने कहा। ज़ेन जी ने थोड़े अफसोस के साथ कहा, क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो, तो लगता है कि मैं आज तुम्हें सच नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा। हालांकि तुमने असल में हमारे ज़ेन कबीले से झूठ बोलने की हिम्मत की। अगर भविष्य में मौका मिले तो मुझे बेरहम होने का इल्ज़ाम मत देना। डीकन ज़ेन रोंग, इस तथाकथित ज़बरदस्त टैलेंट को एक कमरा दो। जहां तक ची स्टोरेज पिल्स की बात है, मेरे पास 10 नहीं है, बस उसे टोकन के तौर पर 3 दे दो। जेन जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
3 ची अमेजिंग पिल्स एक लगभग अमर कल्टीवेटर की महीने की सैलरी है जो अभी अभी 100 पॉइजन सेक्ट में शामिल हुआ है। हालांकि उसके कल्टीवेशन फाउंडेशन में एक प्रॉब्लम है, फिर भी वह छठी क्यूई लेयर पर एक अमर कल्टीवेटर है। उसे कम से कम 7 ची अमेजिंग पिल्स मिल जानी चाहिए, झू वानजी ने जल्दी से कहा। झेन जी ने मजाक उड़ाया। जो भी मैं कहूँ, अगर तुम नाखुश हो तो तुम जू क्लैन के बड़ों से कह सकते हो कि वे आकर मुझसे पूछें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या जू क्लैन के 3 बड़े आकर मुझ क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर से एक ऐसे कचरे के लिए परेशानी मोल लेंगे जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में भी नहीं घुस सकता। होस्ट को बधाई कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार अमर कल्टीवेटर झेन जी से दबा दिया गया। तुम्हें 2 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिल गए हैं। होस्ट को बधाई, जिंदगी में पहली बार व्हाइट स्टोन माउंटेन पर असाइन होने के लिए। आपको 2 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। होस्ट को बधाई, जिंदगी में पहली बार 7 का अमेजिंग पिल्स खोने के लिए। तुम्हें एक ब्रेकर थ्रू स्टोन मिला है। झेन जी ने इसे बहुत सफाई से और साफ साफ छीन लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी मौत भी उतनी ही सफाई से और साफ साफ हो जाएगी जितनी सफाई से उसने इसे अभी छीना है। झेन जी के दबाव का सामना करते हुए जू वानजी की ताकत ज़ेन जी से कम थी और जू कबीले के सामने ज्यादा खतरनाक स्थिति थी। जू वानजी ने तो जानबूझकर खुद को छिपा लिया था। जू वानजी बहस भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह सिर्फ जू वानयांग को लाकर जा सकती थी। हालांकि जू वयांग ज्यादा निराश नहीं हुआ। थोड़े ही समय में उसे लगभग 10 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिल गए थे। ये निश्चित रूप से 10 से ज्यादा ची अमेजिंग पिल्स के बराबर था। इसमें निराश होने की क्या बात थी। हालांकि जू वयांग को अपने दिल में यह नाराजगी पहले से ही याद थी। वह अब ज़ेन जी का मुकाबला नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह भविष्य में ज़ेन जी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा। बहुत पहले जू वयांग को लगा कि उसके पास ज़ेन जी को हराने की ताकत होगी। उस समय ज़ेन जी बर्बाद हो जाएगा। शायद कुछ लोगों को लगा कि उन्हें ज़ेन जी ने बस टारगेट किया है। उन्हें इतने सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन कैसे मिले? 10 ब्रेकर थ्रू स्टोन 100 बिलियन से ज्यादा ब्रेकर थ्रू पॉइंट के बराबर थे। ये जानना जरूरी था कि ज़ेन जी की ताकत और रिफाइनिंग दायरे की 10वीं लेयर पर थी। मौत की दुनिया में वह कई राजवंशों के राजाओं के बराबर था। मौत की दुनिया में उसका रुतबा बहुत अच्छा था और उसका असर और रुतबा सोच से भी परे था। इतने बड़े आदमी का उसे टारगेट करना और दबाना, और इस बात को भी कि जू वुआन खुद भी एक बड़ी आदमी थी, उसके लिए इतने सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन मिलना नॉर्मल था। मेरे अच्छे पोते, अभी व्हाइट स्टोन माउंटेन पर मत जाओ। अगले कुछ सालों तक तुम कुछ समय के लिए अपनी परदादी के साथ रहोगे। जनरल अफेयर्स पीक से बाहर निकलते ही जू वानजी ने चेतावनी दी। आंटी, क्या व्हाइट स्टोन माउंटेन में कुछ गड़बड़ है? जू वुआन ने अपनी भौहें उठाईं। बुरा नहीं है, जू वानजी ने सिर हिलाया। व्हाइट स्टोन माउंटेन हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के किनारे पर है। स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को सबसे कम कहा जा सकता है। यह बाहरी दुनिया से सिर्फ 2 गुनी है। माहौल बहुत खराब है। बस इतना ही नहीं, व्हाइट स्टोन माउंटेन वह जगह भी है जहां ज़ेन फैमिली अपने उन चेलों को सजा देती है जिन्होंने गलतियां की हैं। वहां रहने वाले लोग ज़ेन फैमिली के कुछ सबसे बुरे चेले हैं, और यहां तक कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के चेले भी हैं। अगर तुम जू फैमिली के सदस्य वहां जाते हो तो न सिर्फ तुम्हारी साधना के हालात खराब होंगे, बल्कि ज़ेन फैमिली के बुरे लोग तुम्हें भी निशाना बनाएंगे। इसके नतीजे सोच से भी परे होंगे और बहुत ज्यादा चांस है कि तुम मारे जाओगे। जू वानहाओ को उम्मीद नहीं थी कि बैशी माउंटेन इतना बुरा होगा। उसने शुरू में सोचा था कि वहां सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी कम है और उसका उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मनों का एक ग्रुप उसका इंतजार कर रहा होगा। ऐसे में वह क्यों जाएगा? वह तो बस जू वानजी के घर में छिप सकता था। सिर्फ तकलीफ सहकर ही कोई बेहतर इंसान बन सकता है। जैसे उसे डर हो कि जू वानवान व्हाइट स्टोन माउंटेन जाने की जिद करेगा, जू वानजी ने उसे मनाया, भतीजे, तुम अपना टैलेंट जानते हो। देर सवेर तुम फाउंडेशन बनाने के स्टेज में जा पाओगे। जब वह समय आएगा तो तुम ज़ेन जी, ज़ेन रोंग और इन बेवकूफ़ों से ठीक से निपटोगे। अगले कुछ सालों में तुम अपनी परदादी के साथ रहोगी और अच्छी तरह से खेती करोगी। दादा दादी भले ही सिर्फ 9वीं क्यूई लेयर की कल्टीवेटर हों, लेकिन जब तक परदादी जिंदा हैं, मैं एक दिन के लिए तुम्हारी रक्षा करूंगी, जब तक कि वे ज़ेन कबीले के चोर परदादी की लाश पर पैर न रख दें। तुम पिछले 17 सालों से छिपी हुई हो। मुझे लगता है कि तुम इस स्थिति को संभाल सकती हो। चिंता मत करो परदादी, मैं समझती हूँ। जू वानवान ने सिर हिलाया। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जिसे इज्जत की परवाह हो। जिंदगी और मौत के मुकाबले छिपना कुछ भी नहीं है। देर सवेर मुझे वह वापस मिल जाएगा जिसका मैं हकदार हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब वह 9 झाओ किंगडम में था तो जू वुआन ट्रैश प्रिंस, नाकाबिल प्रिंस और हिजड़ा प्रिंस जैसे शब्द भी बर्दाश्त कर लेता था। ये बेइज्जती वाले निकनेम अब तो और भी। 9 झाओ किंगडम के शाही महल में उन्हें जो खतरा था, उसकी तुलना में उन्हें जो खतरा था वह कुछ भी नहीं था।
जैन कबीला सच में डरावना था, लेकिन उसे पागल सम्राट जू जेनवू जितना डरावना नहीं होना चाहिए था। 100 पॉइजन सेक्ट के चाहे कितने भी दुश्मन हो, वे उतने नहीं होंगे जितने तब थे जब पूरा इंपीरियल पैलेस और क्राउन प्रिंस पैलेस दुश्मन थे। हालांकि उसे अभी भी अपनी ताकत को बढ़ने से रोकना था। आखिर 100 पॉइजन सेक्ट के पास लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे। जू वुवान को भरोसा नहीं था कि वह उनसे छिप सकता है। उसे हिडन इम्मोर्टल मस्टर्ड को थोड़ा और बेहतर बनाने तक इंतजार करना होगा, तभी वह अपनी ताकत बढ़ाने की हिम्मत कर पाएगा। खेती अभी के लिए इतनी जल्दी आगे न बढ़ना और एक लिमिट पकड़ना बेहतर था। इसके अलावा जैन कबीले के खतरे के बिना भी जू वुवान ने इतनी जल्दी सुधरने की हिम्मत नहीं की। नहीं तो एक आदमी की दौलत मुसीबत खड़ी कर देगी। जैन कबीले का खतरा नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस के खतरे के सामने सच में कुछ भी नहीं था। ये देखकर कि जू वानवान ने उसकी बात सुन ली है, जू वानजी मुस्कुराए और सिर हिलाया। भतीजे, मुझे पता है कि तुम वह सह सकते हो जो हम लोग नहीं सह सकते और वह कर सकते हो जो हम लोग नहीं कर सकते। भविष्य में तुम इसे दशकों या सदियों तक दबा कर रखोगे। जब तुम्हारी ताकत बढ़ेगी तो तुम नाइन झाओ देश की तरह आसमान में उड़ोगे। चलो, मैं तुम्हें देखने के लिए अपने घर ले आता हूँ। तुम अब से मेरे घर पर रह सकते हो। चाची, क्या तुम मुझे पहले बुक कलेक्शन पीक पर ले जा सकती हो? आगे के समय में मैं बुक कलेक्शन पीक में और भी अमर कलाओं और साधना तकनीकों में महारत हासिल करना चाहता हूँ। जू वयांग ने पूछा। जू वानजी ने ताली बजाई। मैं ये भूल ही गया था। अब तुम्हारे लिए दूसरी अमर साधना तकनीक अपनाने का समय आ गया है। दाओ चू, तुम जो अमर साधना का तरीका अपनाते हो वह लंबे समय का हल नहीं है। सौजहर संप्रदाय के कुछ लोगों ने इसे पहले भी आजमाया है, लेकिन आखिर में उन सभी ने हमारे संप्रदाय का बेसिक साधना का तरीका चुना। अब जब तुम सौजहर संप्रदाय के सदस्य हो तो तुम स्वाभाविक रूप से इस कला को सीख सकते हो। जल्दी से अपनी असली कला बदलो। मैं तुम्हें अभी बुक कलेक्शन पीक पर ले चलता हूँ। बुक कलेक्शन पीक जनरल अफेयर्स पीक से ज़्यादा दूर नहीं था। उनकी स्पीड से उन्हें बुक कलेक्शन पीक पर पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगे। जू वानवान ने जू वानजी से कहा कि वह पहले घर जाकर अपने परिवार से मिले। वह अकेले बुक कलेक्शन पीक में घुसा। जाने से पहले जू वानजी उसे फिर से याद दिलाए बिना नहीं रह सका। मेरे प्यारे पोते, जब तुम बुक कलेक्शन पीक पर पहुंचोगे तो तुम्हें 100 पॉइजन सेक्ट के क्यूई कंडेंसेशन स्टेज की पॉइजन रिफाइनमेंट की बेसिक आर्ट में बदलना याद रखना होगा। इस तरह जब तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंचोगे तो तुम 10 पॉइजन आर्ट को सीख सकते हो। ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में टॉप इमोर्टल दाओ आर्ट्स में से एक है और यह हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में सबसे ज़रूरी आर्ट भी है। मैं समझ गया। जू वानवान ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि जू वानजी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जू वानहाओ ने अपने दिल में पहले ही तय कर लिया था कि वह गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंचने से पहले कभी भी पॉइजन रिफाइनमेंट टेक्निक या 10 पॉइजन टेक्निक को नहीं सीखेगा। अगर वह सीखना चाहता था तो उसे दुनिया के नंबर 1 इमोर्टल स्क्रिप्चर जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग को सीखना होगा। दूसरे साधकों के लिए दाओ बिगिनिंग जेड बुक साधना मुश्किल थी और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे तक साधना करना असल में नामुमकिन था। लेकिन जू वुवान के लिए दाओ बिगिनिंग जेड बुक उसके लिए सबसे सही थी और उसे सबसे ज़्यादा फायदे भी दिला सकती थी। इसलिए चाहे पॉइजन रिफाइनमेंट टेक्निक और 10 पॉइजन्स टेक्निक कितनी भी तेज़ी से आगे बढ़े और चाहे उसे कितने भी फायदे मिलें, जू वुवान उन्हें नहीं चुनेगा। ये सोचकर जू वुवान मुस्कुराया और पास ही बुक कलेक्शन पीक के मेन गेट की तरफ बढ़ा। इस बार उसे फिर से बहुत बड़ी फसल मिलनी चाहिए। लाइब्रेरी पीक के ऊपर एक पत्थर की बिल्डिंग थी। ये 3 मंजिलों में बनती हुई थी। इन 3 मंजिलों में अमर मंत्र और 100 पॉइजन सेक्ट के मंत्र रखे गए थे। पहली मंजिल असल में आसान साधना तकनीकों और मंत्रों से भरी थी और ऑरा रिफाइनिंग दायरे के शुरुआती स्टेज में आम शिष्य आसानी से अंदर बाहर जा सकते थे। दूसरी मंजिल में लो लेवल अमर साधना तकनीकें और मंत्र थे। बीच, बाद की और पूरी हुई क्यूई ले के आम शिष्य आसानी से अंदर बाहर जा सकते थे। तीसरी मंजिल पर कुछ बीच की अमर साधना तकनीकें और मंत्र थे। सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक ही अपनी मर्जी से अंदर बाहर जा सकते थे। जू वानवान क्यूई रिफाइनमेंट दायरे की छठी लेयर पर थी, जो क्यूई रिफाइनमेंट दायरे का बीच का स्टेज था। हालांकि बाहर वालों को लगता था कि उसकी साधना का आधार बहुत खराब है, फिर भी वह लाइब्रेरी पीक की पत्थर की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में अंदर जाकर बहुत सारी लो लेवल साधना तकनीकें और मंत्र पढ़ने के काबिल थी। ये सभी चीज़ें थीं जिन्हें पाने के लिए जू वानहाओ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इनसे उसे काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। इससे ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाने के अलावा सबसे ज़रूरी बात यह थी कि जू वयांग ने जिन अलग अलग इमोर्टल मार्शल आर्ट्स टेक्निक और सीक्रेट आर्ट्स में मास्टरी की थी उन्हें मिलाकर बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा जू वयांग कुछ स्पेल और इमोर्टल स्पेल भी सीख सकता था जो उसके लिए फ़ायदेमंद थे। ज्ञान ही धन था, खासकर जू वुवान जैसे जीनियस के लिए जो पवित्र पैदा हुआ था और जिसकी समझ का लेवल बहुत ऊंचा था।
बुक कलेक्शन पीक के पत्थर के टावर से जू वयांग की आकृति को गायब होते देख जेन जी, जो उसके ठीक पीछे चल रहा था, थोड़ा सा भौचक्का हो गया। जू वुवान जरूर पॉइजन रिफाइनमेंट टेक्निक समझने गया होगा। मुझे हैरानी है कि पॉइजन रिफाइनमेंट टेक्निक में बदलने के बाद उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन ज़्यादा स्टेबल होगा या नहीं। हालांकि मैंने कभी नहीं सुना कि पॉइजन रिफाइनमेंट टेक्निक से उसके कल्टीवेशन फाउंडेशन को स्टेबल करने का असर हुआ हो। यह उस हद तक नहीं होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? छोड़ो भी, चलो पहले कुछ खाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम पत्थर के टावर पर वापस जाएंगे और उस बेवकूफ़ जू वुवान पर नज़र रखेंगे। देखेंगे कि उसमें कुछ अजीब तो नहीं है। साथ ही अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसे दबा भी सकते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद जेन जी मुड़ा और पास के फ्री मार्केट की तरफ चला गया। उसे नहीं पता था कि जू वुवान के लिए पढ़ना भी एक तरह की साधना थी। होस्ट को जिंदगी में पहली बार पॉइजन रिफाइनमेंट टेक्निक पढ़ने के लिए बधाई। आपको 3 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार पॉइजन रिफाइनमेंट टेक्निक समझने के लिए बधाई। आपको 6 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। शक पैदा होने से बचने और खुद को छिपाने के लिए जू वुवान ने खास तौर पर 1 घंटे तक पॉइजन रिफाइनमेंट टेक्निक को देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे इतनी अच्छी तरह समझ पाएगी। ये सच में बहुत आसान था। आखिर ये बेसिक अमर कला थी जिस पर 100 पॉइजन सेक्ट ने खुद को बनाने के लिए भरोसा किया था। क्या इसे इतना आसान होना था? इसके अलावा ये डाओ चू जेड बुक से कहीं कमतर था। शो के बाद जू वुवान ने उन चीज़ों को चुनना शुरू किया जिनमें उसकी दिलचस्पी थी, खासकर अमर मंत्र और अपनी ताकत छिपाने के मंत्र। उसे पहले हिडन ड्रैगन ग्रास को अपग्रेड करना था। होस्ट को जिंदगी में पहली बार रिटर्न टू मोरालिटी टेक्निक पढ़ने के लिए बधाई। आपको 1 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिला है। होस्ट को जिंदगी में पहली बार रिटर्न टू मोरालिटी टेक्निक समझने के लिए बधाई। आपको 2 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार फॉग कंसीलमेंट टेक्निक पढ़ने के लिए बधाई। आपको 1 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिला है। क्योंकि वे सिर्फ कुछ आसान इमोर्टल स्पेल और मंत्र थे, इसलिए जू वुवान को हर बार ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन नहीं मिले। कुछ समय के लिए वह उन्हें चुपचाप एब्जॉर्ब कर सकता था। दूसरों को पता चलने से बचने के लिए जू वयांग इन कंसीलमेंट स्पेल और इमोर्टल स्पेल को पढ़ता और समझता था, साथ ही दूसरे इमोर्टल स्पेल और मंत्र भी पढ़ता था। इसके अलावा कंसीलमेंट स्पेल और इमोर्टल स्पेल को पलटने में कम समय लगेगा और दूसरे स्पेल और इमोर्टल स्पेल को पलटने में ज़्यादा समय लगेगा। असल में वह चुपचाप उन मंत्रों और अमर मंत्रों को समझ रहा था जो उसने पहले सीखे थे और चुपचाप उनके सार को कंसील्ड इमोर्टल मस्टर्ड में मिला रहा था। इससे पहले जू वुवान ने कंसील्ड इमोर्टल मस्टर्ड को एक आसान अमर मार्शल आर्ट मंत्र में बदल दिया था। अब जब इसने कुछ आसान कंसीलमेंट मंत्रों का सार सोख लिया था तो इसकी सुधार की रफ्तार बहुत तेज थी और ये तेज़ी से एक लो लेवल कंसीलमेंट मंत्र बन गया। क्योंकि असर ज़्यादा नहीं बदले, जू वयांग ने अपना नाम नहीं बदला। इसके बजाय उसने अपना पिछला नाम इस्तेमाल करना जारी रखा और ज़्यादा मंत्रों और अमर आर्ट सार को मिलाया। कम ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाने और अपनी कल्टीवेशन को इतनी तेज़ी से न बढ़ाने के लिए जू वुवान ने स्टोन टावर की पहली मंजिल पर कंसीलमेंट इमोर्टल मंत्रों और मंत्रों को याद किया और समझा। बाकी अमर मंत्रों और मंत्रों की बात करें तो उसने सिर्फ उन्हें चेक किया। उसने उन्हें रखा जो उसके लिए काम के थे और जो बेकार थे उन्हें याद नहीं किया और समझा नहीं। वैसे भी वह भविष्य में उनकी भरपाई कर सकता था। बेशक ज़्यादातर समय अभी भी छिपी हुई अमर सरसों को बेहतर बनाने में लगा था। उसे छिपी हुई अमर सरसों को बेहतर बनाना था ताकि यह पक्का हो सके कि यह लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट या यहाँ तक कि परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की नज़र से बच सके। तभी जू वुवान ने आसानी से अपनी ताकत बढ़ाने की हिम्मत की। नहीं तो वह अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहा होता बल्कि मौत को बुला रहा होता। जू वुवान की अभी की ताकत के साथ, हालांकि उसे भरोसा था कि वह लेट स्टेज क्यूई रिफाइनमेंट कल्टीवेटर का मुकाबला कर सकती है, लेकिन एक परफेक्टेड क्यूई रिफाइनमेंट कल्टीवेटर के खिलाफ उसके जीतने की संभावना बहुत कम थी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन फिर भी बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन अभी भी झुंड में आ गए। उनमें से 50% ज़बरदस्ती जू वुवान के शरीर में डाले गए, जिससे उसकी ताकत लगातार बढ़ती गई। उसका ब्रेकर थ्रू अभी भी बहुत तेज था। जू वुवान को उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में उसे फिर से अपनी ताकत दबाने का एहसास होगा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह इतनी जल्दी सामने नहीं आता। सब कुछ चुपचाप करना चाहिए था। इस तरह वह शायद ज़्यादा समय तक मज़े कर पाता। यहाँ अपनी ताकत दबाने के बजाय नाइन झाओ नेशन का छिपा हुआ बड़ा बॉस बनना बेहतर था। अनजाने में जू वुवान ने पहले ही 1000 से ज़्यादा अमर मंत्र और स्पेल्स पढ़ और याद कर लिए थे। इन अमर मंत्रों और स्पेल्स के दबाव में जू वुवान को फिर से आगे बढ़ना चाहिए था। जू वुवान को छिपने के लिए एक सुनसान कोना मिला और उसने पुरानी किताबें पलटने का नाटक किया। असल में वह ध्यान से स्पिरिट फोजिंग इमोर्टल को बाहर निकाल रहा था,
अपने निचले डेंटियन से 7वें चक्र मेरिडियन को बाहर निकाल रहा था और उसे अपने बीच के डेंटियन से जोड़ रहा था। क्योंकि उसे पहले 6 अमर मेरिडियन खोलने का अनुभव था, इसलिए इस बार वह इससे बहुत परिचित था। लगभग आधे घंटे में जू वुआन ने सफलतापूर्वक स्पिरिट मेरिडियन को बाहर निकाला और उसे बीच के डेंटियन से जोड़ दिया, जिससे 7वां अमर मेरिडियन बन गया। इसके बाद उसे जो करने की ज़रूरत थी वह था उसे तड़पाना, पोषण देना और सुधारना। फिर उसने उसमें अपनी डाउ बिगिनिंग ट्रू क्यूई इंजेक्ट की। ब्रेकथ्रू स्टोन की मदद से सब कुछ आसानी से हो गया। 6 घंटे बाद जू वयांग की ताकत एक नए लेवल पर पहुंच गई। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के 7वें लेवल तक पहुंच गया। आपको 60 ब्रेकथ्रू स्टोन मिले हैं। हर बार जब वह ब्रेकथ्रू के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन देखता तो जू वयांग को शिकायत करने का मन करता। चूंकि रिफाइंड क्यूई दायरे के 7वें लेवल तक पहला ब्रेकथ्रू हुआ था, तो क्या रिफाइंड क्यूई दायरे के 7वें लेवल तक दूसरा ब्रेकथ्रू होगा और रिफाइंड क्यूई दायरे के 7वें लेवल तक तीसरा ब्रेकथ्रू होगा? अगर ऐसा होता तो जू वुआन को अपनी ताकत खुद ही कमज़ोर करनी पड़ती। एक नए लेवल तक पहुंचने के लिए जितने ब्रेकथ्रू स्टोन की ज़रूरत थी वह ब्रेकथ्रू के बाद मिले ब्रेकथ्रू स्टोन की संख्या से कहीं ज़्यादा था। इसीलिए सिर्फ कोई बेवकूफ़ ही ऐसा करेगा। जब तक उनके पास कोई जादुई कल्टीवेशन का तरीका न हो जिससे अमर कल्टीवेटर गिरने पर ज़्यादा फ़ायदे उठा सकें, सिर्फ कोई बेवकूफ़ ही अपनी ताकत कमज़ोर करेगा और फिर से आगे बढ़ेगा। किसे पता था कि अमर साधना की दुनिया में ऐसा कोई अजीब अमर साधना का तरीका है। लेकिन साधना की दुनिया के रहस्यमयी और रहस्यमयी स्वभाव को देखते हुए एक तो होना ही चाहिए। जू वुआन मुस्कुराया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने ब्रेकथ्रू स्टोन्स की इस लहर को सोखने और अपनी ताकत को स्थिर करने और बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे ही जू वुआन ने पत्थर बनने की अजीब शक्ति को सोख लिया, जू वुआन के डेंटियन में असली एनर्जी की धुंध स्थिर हो गई और नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से फैल गई।